हे गाइस, वेलकम टू स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 10 से। देखिए यहाँ पर आज हमारा अध्याय नंबर 6 है। यहाँ पर हम राजनीतिक दलों के बारे में जानेंगे। ये देखेंगे यहाँ पर इस अध्याय के तहत कि भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का क्या महत्व है, हमारे यहाँ कितने प्रकार के राजनीतिक दल हैं। तो इन सब बातों का अध्ययन हम इस अध्याय के तहत करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर और क्या क्या नोट डाउन करना है। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अब तक हमारा नया चैनल रूरल एकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया है वो उसे सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर हमारी डेली यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम की करंट अफेयर सीरीज आती है मॉर्निंग में, तो आप लोग इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए बात कर लेते हैं अब इस अध्याय की। देखिए यहाँ पर अध्याय की शुरुआत में ही आपको हेडिंग यहाँ पर दिख जाएगी, राजनीतिक दलों की जरूरत क्यों है। अब देखिए, आप लोग सभी ये बात तो जानते हैं कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देशों में जो हमारे देश का नियम कानून वगैरह जो कुछ है वो हमारे यहाँ संविधान में वर्णित हैं। यानी हमारे लोकतांत्रिक देश कैसे चलेगा, यहाँ पर कौन कौन से इसके अंग होंगे, कार्यपालिका क्या होगी, विधायिका क्या होगी, न्यायपालिका का क्या रोल होगा, पूरा सबका यहाँ पर सिस्टमेटिक रूप में डिफाइन कर दिया गया है। तो राजनीतिक दल फिर इसमें क्या करते हैं। देखिए, अगर हम एक कॉमन यानी कि जनरली ये सोचें और ये मान के चलते हैं कि भाई देश में जो राजनीतिक दल कोई है ही नहीं और यहाँ पर सब लोग अपने अपने निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। निर्दलीय का मतलब जानते हैं कि बिना किसी दल के अपने अपने क्षेत्रवार लोग उम्मीदवार खड़े हो जाएं, क्षेत्रवार लोग खड़े हो जाएं और वहाँ से वो लोग जीत जाएं। तो जीते हुए जो लोग होंगे अपनी अपनी जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ से जीते हुए जो लोग होंगे, यानी कि विधायिका जहाँ से जो उनका संसदीय क्षेत्र है या विधायिका क्षेत्र है जहाँ से वो जीत कर जाएंगे, तो क्या उनसे हम ये अपेक्षा कर पाएंगे कि वो राष्ट्रीय लेवल की कोई योजना है उसको आगे बढ़ा पाएंगे या राष्ट्रीय लेवल पर कोई दृष्टिकोण रख पाएंगे? नहीं रख पाएंगे। यानी उन सबके जो दृष्टिकोण होंगे, उन सबका जो नजरिया होगा सोचने का, वो कहाँ तक होगा, अपनी अपनी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है यानी कि अपने अपना संसदीय क्षेत्र या विधायन क्षेत्र जो है वहीं तक होगा। वो एक उनका क्योंकि वाइड लेवल पर नहीं होगा दृष्टिकोण, एक वाइड लेवल पर वो नहीं सोच पाएंगे कि भाई हमारे इलाके के अलावा एक देश भी है, इस देश का इतना बड़ा क्षेत्रफल भी है, यहाँ पे विविध प्रकार के लोग भी रहते हैं, उनकी भी समस्याएं हैं, वो शायद उनकी तरफ ध्यान आकर्षित नहीं करेंगे। वहीं राजनीतिक दल क्या होते हैं। देखिए, राजनीतिक दल क्या होते हैं, एक संगठन होते हैं, स्वैच्छिक संगठन होते हैं। तो यहाँ पर विभिन्न विभिन्न जगहों से लोगों को संगठित किया जाता है जिनके विभिन्न विभिन्न मत होते हैं, लेकिन इसके अलावा भी वो एक अपना एक साझा दृष्टिकोण रखते हैं। और साझा दृष्टिकोण रखने के साथ साथ वो क्या करते हैं कि भाई वो संविधान में जो भी उनको नियम प्रदत्त किए गए हैं, संवैधानिक जो मूल्य प्रदान किए गए हैं, उन संवैधानिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए अपने राष्ट्र को आगे ले जाते हैं। आप समझने वाली बात है, यानी कि वो संवैधानिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्र को आगे ले जाने की योजना बनाते हैं। अब देखिए, ये आपने देख लिया अंतर कि भाई राजनीतिक दल जो है उनके पास एक एजेंडा है, अपनी एक योजना है। वहीं अगर कोई हम इंडिविजुअली अगर कोई प्रत्याशी खड़ा होता है हर विधानसभा से या संसदीय क्षेत्र से या लोकसभा क्षेत्र से, तो यकीन मानिए उनके पास अपने क्षेत्रवार मुद्दे होते हैं, वो राष्ट्रीय लेवल पर नहीं सोचते हैं। और वहीं कोई बड़े दल के रूप में जो लोग होते हैं, तो बड़े दल क्या करते हैं, बड़े दल जो होते हैं पूरे देश के लेवल पर सोचते हैं, देश की सुरक्षा के लेवल पर सोचते हैं, उसके व्यापार की नीति के लेवल पर सोचते हैं, यानी हर एंगल से सोचते हैं। इसलिए हमें राजनीतिक दलों की जरूरत लगभग पड़ती है। देखिए, ये तो मैंने आसान शब्दों में समझा दिया है, कुछ थोड़ा इसकी बुक की लैंग्वेज भी देख लेते हैं। देखिए, आपकी बुक जो कह रही है, बुक भी यही कह रही है कि अगर हम देश के विभिन्न हिस्सों में जाएं तो देश के विभिन्न हिस्सों में हम अधिकतर आम नागरिकों के लिए लोकतंत्र का मतलब राजनीतिक दल ही मानते हैं। यानी आप दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में अगर वहीं बात करें तो कम पढ़े लिखे लोगों से अगर आप बात करेंगे तो आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिन्हें संविधान के बारे में, सरकार के बारे में कुछ भी नहीं पता है, लेकिन राजनीतिक दलों के बारे में उन्हें कुछ ना कुछ जरूर मालूम होता है, कुछ ना कुछ जरूर जानते हैं कि भाई फलानी पार्टी क्या काम कर रही है, फलानी पार्टी कैसा काम करेगी। ठीक है, अधिकतर लोग आमतौर पर जो है दलों के बारे में आप लोग जानते हैं खराब राय रखते हैं। खराब राय रखने का रीजन ये है कि काफी बार आपने देखा होगा राजनीतिक दलों के निज स्वार्थ की वजह से लोगों का इन पर से विश्वास उठता चला जा रहा है। यानी सभी की एक धारणा बन चुकी है कि लगभग सभी राजनीतिक दल एक जैसे ही हैं। यानी क्या कि भाई नेता क्या करता है कि भाई कुछ नहीं, वो अपना ही फायदा देखता है नेता, और कुछ नहीं, यानी 5 साल में एक बार वोट मांगने आता है, उसके बाद दर्शन देने तक नहीं आता। ये बात आप सब लोग देखते भी होंगे, जानते भी होंगे, अपने अपने लेवल पर आपने देखा भी होगा कि 5 साल में एक बार दर्शन देने आते हैं, उसके बाद फिर नहीं आते हैं। तो इसलिए लोगों का कहीं ना कहीं इन पे से विश्वास भी उठ गया है। लेकिन फिर भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में कहीं भी अगर ये देखते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में कहीं भी कोई बुराई है, तो वास्तव में ये लोग इन्हीं राजनीतिक दलों को, यानी इन्हीं दलों को जिम्मेदार मानते हैं।
जिम्मेदार मानने का तरीका ही यही है, जिम्मेदार मानने की बात यही है, क्योंकि मेन चीज़ ये है कि हमारे संविधान ने हमारे देश को चलाने के लिए जो भूमिका तय की है, उस भूमिका में ये राजनीतिक दल ही यहाँ पे सूत्रधार हैं, जिनकी वजह से हमारा जो लोकतंत्र है वो स्थापित होगा, लोकतंत्र कायम होगा। यानी कि यहाँ पर राजनीतिक दलों की भूमिका होती है कि हमारे यहाँ लोकतंत्र का जो है हमारे यहाँ पूरे देश में बोलबाला हो, सभी नागरिकों की जो समस्याएं हों उन समस्याओं को जो है निराकरण हो सके, उन्हें सभी नागरिकों को जो मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, तो उसके लिए राजनीतिक दलों की यहाँ व्यवस्था की गई है। तो वास्तव में लोकतंत्र का मतलब लोग हमारे ग्रामीण इलाके में इसी वजह से केवल राजनीतिक दलों को ही समझते हैं। तो आपने ये चीज़ देख ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे नोट डाउन करने वाला इसमें कुछ भी नहीं है। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है भाई राजनीतिक दल का अर्थ क्या होता है। तो राजनीतिक दल का अर्थ जो कि अभी मैंने परिभाषा स्टार्टिंग में बताई थी, वही परिभाषा है कि राजनीतिक दल को लोगों को एक ऐसे संगठित समूह के रूप में समझा जा सकता है जो चुनाव लड़ने का और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है। यानी कि राजनीतिक दल को हम लोगों को इस तरह से समझ सकते हैं, इस तरह के संगठित समूह के रूप में समझ सकते हैं जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करते हैं। देखिए इनके कुछ यानी कि इनके समाज के कुछ सामूहिक हित को ध्यान में रखकर ये कुछ नीतियाँ और कार्यक्रम तय करते हैं। यानी कि ये आपका जो पूरा दल है, दल का कार्य ये होता है कि भाई कुछ सामूहिक हित को ध्यान में रखते हुए क्या करते हैं, कुछ अपनी नीतियाँ बनाते हैं, कुछ कार्यक्रम तैयार करते हैं। अब देखिए आप लोग सभी लोग जानते होंगे, आपने ये भी पढ़ा है कि हमारा भारतीय लोकतंत्र में प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र है। प्रतिनिधि मूलक का मतलब ये है कि भाई हर नागरिक, यानी लोकतंत्र का मतलब तो ये तो है कि भाई हर नागरिक की सहभागिता होनी चाहिए, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हम कोई कानून बनाएं, कोई व्यवस्था मेंटेन करें तो हर नागरिक की सलाह लें। इसके लिए हमने क्या किया है, हमने प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र की संज्ञा ली है। क्यों हमने इसलिए ली है कि भाई सभी लोगों की राय एक जैसी नहीं हो सकती है और इतनी बड़ी जटिल मशीनरी को चलाने के लिए सभी लोग एक साथ इकट्ठे भी नहीं हो सकते हैं। तो हमने क्या किया है भाई, उम्मीदवार के रूप में उम्मीदवार हमने चुनवा लेते हैं प्रतिनिधि के रूप में, यानी कि लोग अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से उम्मीदवारों का चयन कर लेते हैं और वो उम्मीदवार क्या करते हैं, लोगों की भावनाओं को देखते हुए वो उनके प्रतिनिधि की तरह कार्य करते हैं। यानी कि उनके जो भी उद्देश्य होते हैं उस क्षेत्र के या उनकी जो परेशानियां होती हैं उनको वो यानी कि कहाँ संसदीय पटल पर या राज्य विधानसभा में रखते हैं। तो आपने ये चीज़ देख ली कि हमारा देश कैसा है। हमारा देश जो है वो आपने देख लिया प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र का समर्थन करता है, क्योंकि हर व्यक्ति का यहाँ पर सक्रिय सहभागिता होना मुश्किल है। तो इसी वजह से हमने क्या प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र को यहाँ पर हमने चुना है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपने देखा होगा कि भाई आजकल के जो राजनीतिक दल हैं वो कहीं ना कहीं राजनीतिक विभाजन को दर्शाते हैं। विभाजन को दर्शाने का रीज़न ये है कि हर राजनीतिक दल का अपना अपना एक अलग एजेंडा है। कुछ राजनीतिक दल जो है सबसे ऊपर देश को रखते हैं, कुछ राजनीतिक दल अपनी खुद की कुछ मान्यताएं होती हैं उन्हें ऊपर रखते हैं। इन सबका अपना अपना एक नज़रिया है, जिसकी वजह से एक वर्ग विशेष या समुदाय उनकी तरफ झुक जाता है। कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे, वर्ग विशेष या समुदाय, यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं उन्हें लगता है कि भाई हमें जो दलितों का हित करना है, उनको हितों को ध्यान में रखते हुए हमें आगे जाना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई हमें यहाँ पर सभी लोगों को, यानी एक समाजवाद वाली भावना है, सभी लोगों का विकास यहाँ पर हो तो सभी लोग यहाँ पर आएँ। दूसरे लोग कुछ लोग होते हैं कि भाई पूंजीवाद और समाजवाद का मिला जुला रूप हो यहाँ पर, यानी सभी को हम ध्यान में रखें। तो ऐसे करके सभी दलों के अपने अपने एजेंडे हैं, तो उसी अकॉर्डिंग लोग उनकी तरफ मुड़ जाते हैं। वहीं बात करते हैं अगली बात, यहाँ पे अगला पॉइंट कहा गया है कि किसी दल की पहचान उसकी नीतियों और उसके सामाजिक आधार से तय होती है। ये हकीकत बात है, यानी कोई भी दल सही, भारत में कोई भी दल सही, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, कोई भी दल सही, उसकी पहचान क्या है कि भाई उसकी नीतियों से और उसके सामाजिक आधार से होती है। उसका सामाजिक आधार क्या है। अगर हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी की सामाजिक आधार है, बीजेपी का जो सामाजिक आधार की अगर हम देखेंगे तो बीजेपी का सामाजिक आधार क्या है, देश की संस्कृति, यानी देश की संस्कृति, यानी कि उसकी जो हिंदुत्ववादी संस्कृति विचारधारा है वो उसकी यहाँ पर जो है सामाजिक आधार है। वहीं कांग्रेस का क्या है, मिला जुला रूप। मिला जुला यानी कि हम ना तो हम संस्कृति को ही पूरी तरह से अनुरूप फॉलो करेंगे, ना ही हम वामपंथ है उसे फॉलो करेंगे। हम एक मिडिल का रास्ता निकालेंगे, यानी कि लिबरल वाला रास्ता निकालेंगे, जिससे कि हम दोनों में सामंजस्य बिठा पाएं। तो ऐसे करके आप जानते होंगे कि भाई हर दल का अपना अपना एक सामाजिक आधार होता है। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि भाई राजनीतिक दल के 3 प्रमुख हिस्से होते हैं। 3 प्रमुख हिस्से कौन कौन से होते हैं। देखिए पहला हिस्सा है नेता। नेता का मतलब होता है जो नेतृत्व करने वाला है, जो पूरे राजनीतिक दल का या पूरे संगठन का नेतृत्व करता है, वास्तव में वो नेता होता है। फिर इनके नेता के नीचे कुछ सक्रिय सदस्य आते हैं। सक्रिय सदस्यों का काम ये होता है कि भाई ये
यानी कि ये क्षेत्रवार घूम घूम कर लोगों को जागरूक करते हैं। लोगों को जागरूक करने के बाद पार्टी की विचारधारा से जोड़ते हैं, उन्हें सदस्यता वगैरह दिलवाते हैं, यानी उन्हें अनुयायी या समर्थक के रूप में उन्हें तैयार करते हैं। अनुयायी समर्थक आप जानते ही हैं, जो इन विचारधारा पर विश्वास रखने वाले लोग हैं, यानी कि इन पार्टी की विचारधारा पर विश्वास रखने वाले लोग हैं, वो अनुयायी या समर्थक माने जाएंगे। जैसे कुछ लोग कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, कुछ बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। देखिए, मैं इन दोनों पार्टियों के नाम इसलिए यहाँ पर ले रहा हूँ क्योंकि यही दो आपकी अभी बड़ी पार्टियां हैं, ठीक है। राष्ट्रीय लेवल पर दो सबसे बड़ी पार्टियां हैं और दो सबसे आप सभी की जुबान पर पार्टियों के नाम रहते हैं, इसलिए मैं बार बार ये नाम ले रहा हूँ। देखिए, आप लोग मुझे ये ना समझें कि मैं किसी एक पार्टी को बढ़ावा दे रहा हूँ। यहाँ पे बढ़ावा देने का उद्देश्य मेरा बिल्कुल नहीं है, और यहाँ मैं निष्पक्ष रूप से चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि कुछ बार क्या होता है, कुछ अभ्यर्थी कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि मैं किसी एक विचारधारा को फॉलो कर रहा हूँ, जबकि ऐसा नहीं है। पॉलिटी में मुझे सारी पार्टियों के नाम भी लेने पड़ेंगे, अभी आप आगे इस चैप्टर में देखेंगे। इस चैप्टर में अभी सभी पार्टियों के नाम लिए गए हैं वहाँ बाकायदा, और सभी पार्टियों के क्या क्या विचारधारा है, किस आइडियोलॉजी पर वो बनी है पार्टियाँ, उसके बारे में भी इस चैप्टर में जिक्र किया गया है। तो आगे बात करते हैं यहाँ पर। अब तो यहाँ पर आपने देख लिया, अब देखिए यहाँ पर अगली हेडिंग है राजनीतिक दल के कार्य, यानी वास्तव में ये राजनीतिक दल जो हैं ये करते क्या है। देखिए, राजनीतिक दल आप लोग जानते हैं, राजनीतिक दल मैंने बताया था कि भाई आपके लोकतंत्रात्मक ढांचे को चलाने के लिए जिस मशीनरी की आवश्यकता पड़ती है, जिस मशीनरी में जिन जिन व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है, वो हमें व्यक्ति इन राजनीतिक दलों से ही हमें मिलते हैं। यानी वास्तव में लोकतंत्र को स्थापित करवाने में इन राजनीतिक दलों की सक्रिय भूमिका है। यानी लोकतंत्र और राजनीतिक दल जो एक दूसरे के पूरक माने जा सकते हैं। यानी कि अगर हम कह सकते हैं, अगर मान लीजिए राजनीतिक दल नहीं होगा तो लोकतंत्र भी नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक बात करें, आप सब पूर्ववर्ती ये सब बातें पढ़कर आए हैं, आपने देखा था चाइना में केवल एक कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है और वहाँ पर केवल क्या है, एक दलीय व्यवस्था है। तो आपने क्लास 9 में पढ़ा था कि चाइना के लोकतंत्र को क्या हम लोकतंत्र कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई एक ही दल है। अब एक दल अपनी मनमानी चलाए, जैसे भी शासन करे, उससे कोई पूछने वाला है ही नहीं, हस्तक्षेप करने वाला है ही नहीं, तो क्या उसे हम लोकतांत्रिक व्यवस्था कह सकते हैं? नहीं कह सकते। तो इसलिए हमें यहाँ पर कहना गलत नहीं होगा कि राजनीतिक दल और लोकतांत्रिक सरकार एक दूसरे के पूरक हैं। यानी राजनीतिक दलों को जितनी स्वतंत्रता होगी, लोकतंत्र आपका उतना ही जो है मजबूत बनेगा, और राजनीतिक दलों पर जितना अंकुश लगाया जाएगा, यकीन मानिए लोकतंत्र के कामों में भी बाधा पड़ेगी। तो ये बात आप जानते हैं, समझते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे वही लाइन कही गई है, राजनीतिक दल राजनीतिक पदों को भरते हैं और राजनीतिक सत्ता का इस्तेमाल करते हैं। ये बात आप अभी मैं बोल चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पर कुछ पॉइंट है कि ये काम किस तरह से करते हैं। देखिए, पहला तो ये है, पहला काम ये ऐसे करते हैं, यानी आप यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेना कि यानी कि राजनीतिक दल इस काम को कई तरह से करते हैं। यानी राजनीतिक दल काम, यानी कि राजनीतिक दल सत्ता का काम कई तरह से करते हैं। पहला तरीका ये है कि ये दल चुनाव लड़ते हैं। पहला तरीका ये, पहला सब पॉइंट, ये दल चुनाव लड़ते हैं। अब देखिए, चुनाव लड़ते हैं केवल इतना ही लिख लेना, बाद बाकी मैं यहाँ डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ। देखिए, मैं आपसे फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ पर साथ के साथ कुछ अभ्यर्थी जो अपने शॉर्ट नोट्स भी बनाते हैं, इसलिए मुझे कुछ पॉइंट्स अंडरलाइन करने पड़ते हैं। अब देखिए, दल चुनाव लड़ने का मतलब क्या है कि भाई राजनीतिक दल क्या करते हैं, अपने अपने उम्मीदवार जो है वो मैदानों में उतारते हैं। तो राजनीतिक दल उम्मीदवारों का चुनाव जो है कई तरीकों से करते हैं। अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से, वरिष्ठ जो भी उनके मेंबर हैं, पार्टी के वरिष्ठ जो लोग हैं, उनसे सलाह मशविरा करके अपने अपने जो उम्मीदवार हैं उन्हें मैदान में उतारते हैं, और वो उम्मीदवार क्या होते हैं, वो बाद में जीत कर आते हैं। तो सबसे पहला तरीका ये है कि लोकतंत्र में भागीदारी कैसे करते हैं, ये दल चुनाव लड़ते हैं। चुनाव लड़ने का मतलब ये है अपने उम्मीदवार मैदानों में उतारते हैं। अब देखिए, यहाँ पे भाई अमेरिका की बात बताई गई है कि अमेरिका जैसे कुछ देशों में उम्मीदवार का चुनाव दल के सदस्य और समर्थक करते हैं। यानी कि अमेरिका में ये व्यवस्था है कि भाई उम्मीदवार जो चुना जाएगा किसी दल की तरफ से, तो वहाँ पर दल के कुछ सदस्य, उसके समर्थक उसका चुनाव करते हैं। जबकि भारत में ऐसी कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं है। यानी भारत में ऐसी कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं है कि भाई यहाँ पर भारत में नेता, सक्रिय सदस्य ये मिलकर दल में से जो उम्मीदवार खड़ा होगा उसका चुनाव किया जाएगा। यहाँ पर नेता डिसाइड करते हैं कि भाई कौन सा उम्मीदवार हमारे लिए फेवरेबल है, कौन सा उम्मीदवार ऐसा है जो हमारे सियासी समीकरण में फिट बैठ रहा है, उसे ही वो मैदान में उतारते हैं। आप लोग भारतीय लोकतंत्र से बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे। आप लोग ये जानते होंगे कि भाई जो नेता या राजनीतिक दल वाले जो बड़े बड़े पृष्ठभूमि के लोग हैं, वो सारे आंकड़े पहले देखते हैं, एनालिसिस करते हैं कि भाई किस क्षेत्र में किस जाति के लोग रह रहे हैं, किस धर्म के लोग रह रहे हैं, किस व्यक्ति का दबदबा ज़्यादा है, उसी अनुरूप से टिकट दिया जाता है। ये बात आप अच्छे से जानते हैं। यहाँ पर हम ऐसा नहीं है कि जैसे वोटिंग वाला सिस्टम हो जैसे अमेरिका में है कि पार्टी के ही सक्रिय सदस्य जो हैं और समर्थक वोटिंग कर देते हैं, ऐसा वहाँ हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ नेता तय कर देते हैं, यानी ऊपर जो पार्टी में बैठे हुए हाई कमान के जो हैं लोग, तो वही तय करते हैं भाई कौन सा उम्मीदवार कहाँ से चुनाव लड़ेगा। ये बात अच्छे से आप जानते हैं। तो आपने यहाँ पर ये पहला सब पॉइंट लिख लिया है। अगला सब पॉइंट है, अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि भाई दल अलग अलग नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने रखते हैं।
ये बिल्कुल सही बात है भाई, सबकी नीतियाँ जैसी नहीं होती हैं। कुछ दल आपने देखा होगा, कुछ कहते हैं भाई आप हमें वोट दो, हम आपको रोजगार देंगे, आप हमें ये दो, हम देश की जो राष्ट्रीय समस्याएं हैं उन्हें दूर करेंगे। तो तमाम मुद्दे ऐसे होते हैं जो भाई लोगों के लोक लुभावने मुद्दे होते हैं। जैसे आपने देखा होगा, अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी जो है, जो आपके केंद्र में आई, केंद्र में आने का रीजन ही इसके कुछ मुद्दे थे, जैसे धारा 370 थी, राम मंदिर था। तो ये 2-3 मुद्दों को लेकर जो मेन केंद्रीय मुद्दे थे, क्योंकि यहाँ की जो बहुसंख्य जो हिंदू आबादी है उसे भी लग रहा था कि भाई ये जम्मू कश्मीर वाला मैटर है, और देश के कुछ जो नागरिक हैं उन सबको लग रहा था कि भाई जम्मू कश्मीर वाला मैटर है, वाकई में सॉल्व आउट होना चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर को संविधान में जो प्रदत्त अधिकार हैं उनसे भी बढ़कर अधिकार दे दिए गए थे, यानी कि हर स्टेट से ज़्यादा बढ़कर अधिकार जो अधिकार दे दिए गए थे। तो इस वजह से सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा था। दूसरी बात, वहाँ पर अलगाववाद बहुत ज़्यादा हावी था। तो आप देख पा रहे होंगे वहाँ पर किस तरह से वहाँ पर तमाम जो है आतंकवादी गतिविधियां संचालित हो रही थी। तो कहीं ना कहीं एक राष्ट्रीय जो है यहाँ पर एक मुद्दा था, एक राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा भी था। तो इस वजह से सभी लोगों ने एक समर्थन ये बनाया, सभी लोगों ने ये विचार बनाया कि भाई इस पार्टी को चुनकर लाते हैं और ये पार्टी जो है कहीं ना कहीं इस मुद्दे को सॉर्ट आउट करेगी। और एंड में वही हुआ, बीजेपी सत्ता में आई तो बीजेपी ने 370 जो है उसको हटा दिया और जम्मू कश्मीर को 2 भागों में विभक्त करके केंद्र शासित प्रदेश में विभक्त कर दिया। ये बात आप जानते हैं। तो देखिए, ये कभी कभी कुछ ऐसे मुद्दे आ जाते हैं जिन पर लोगों को लगता है कि भाई हमें इन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए, तो ऐसे करके लोग सरकार में आ जाते हैं। वहीं जैसे हम कांग्रेस की बात करें तो आपने देखा होगा बहुत बार क्या होता है, मान लीजिए किसानों की स्थिति अच्छी नहीं होती है तो कांग्रेस ने काफ़ी बार वादा किया है कि हम सत्ता में आएंगे तो किसानों का जो कर्ज है माफ़ कर देंगे। तो ऐसे करके कभी कभी कांग्रेस सत्ता में आ गई है, यानी कि इससे बीजेपी से पहले अगर कांग्रेस का इतिहास उठा के देखें तो कांग्रेस के सत्ता में आने का रीज़न यही था कि जो उनके जो निचले लेवल के लोग थे, जो किसान कृषक लोग थे, कृषक लोगों को उन्होंने एक आश्वासन दिया था, आश्वस्त किया था कि हम जैसी सत्ता में आएंगे हम कर्ज माफ़ कर देंगे, किसानों के जो लोन है वो माफ़ कर देंगे। तो लोन माफ़ भी हुए थे, उसमें कुछ और भी उनके एजेंडे थे। तो ऐसे करके ये लोग क्या करते हैं, अपनी जो कार्यक्रम है, नीतियाँ, वो यहाँ पर रखते हैं, लोगों के सामने रखते हैं, लोग उन्हें पसंद करते हैं। जैसे आपने देखा होगा अभी कुछ चुनाव में आपने देखा होगा महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दे उठ रहे हैं कि भाई महिलाओं के अधिकारों की बात हो रही है, महिलाओं के रोजगार की बात हो रही है, शिक्षा की बात हो रही है। तो लोगों के अब रुझान जो है परिवर्तित हो रहा है, यानी कि लोग अब तरह तरह के जो उनके जो उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए लोग जो है पार्टी को वोट देते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि सरकार प्राय शासक दल की राय के अनुरूप ही अपनी नीतियां तय करती है। शासक दल का मतलब ये है कि जो सत्ता में दल है, जो शासन कर रहा है, उसी दल के अनुरूप अपनी नीतियां तय करती है। यानी कि जो ये नीतियां बनती हैं, नीतियां ऐसा नहीं है कि भाई नीतियां बिल्कुल मंगल ग्रह से लाके बनाई जाती हों। नीतियां वही बनती हैं जो वर्तमान में चल रही हैं, बस ये रहता है कि भाई उनमें थोड़ा फेरबदल कर दिया जाता है, उनमें थोड़ा फेरबदल करके नीतियां प्रस्तुत की जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा कुछ मुद्दे कभी कभी क्या होते हैं, कुछ मुद्दे उदासीन होते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कुछ मुद्दों को ये केंद्र में ले आते हैं, सेंट्रल में ले आते हैं, तो उस वजह से काफ़ी बार सरकार भी बन जाती है। लिखना नहीं है ये, बस आप समझ लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पर तीसरा सब पॉइंट है, पार्टियां जो है देश के कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाती हैं। बिल्कुल सही बात है कि यानी राजनीतिक दल, जितने राजनीतिक दल हैं, अगर स्पष्ट रूप से उनमें बहुमत प्राप्त होगा राजनीतिक दलों को, तो यकीन मानिए सरकार बनाएंगे, और सरकार जब बन जाएगी तो किसी कानून को बड़े आराम से वो पारित कर पाएंगे, किसी कानून को आराम से पास कर पाएंगे। जैसे आपने देखा होगा ट्रिपल तलाक वाला मुद्दा था, 370 वाला मुद्दा था, क्योंकि बीजेपी जो थी प्रचंड बहुमत में थी, प्रचंड बहुमत में होने की वजह से उसे कोई खतरा नहीं था विधायक टूटने का या फिर सांसदों के टूटने का, कोई दबाव नहीं था। इस वजह से वो तमाम जो कानून थे वो पारित करवा पाई। तो ये चीज़ यहाँ पे डिपेंड करती है कि देश के कानून निर्माण में इनकी निर्णायक भूमिका होती है पार्टियों की। यानी पार्टियाँ जितना प्रचंड बहुमत के साथ जीत कर आती हैं तो यकीन मानिए वो जो तमाम जो कानून हैं उन्हें औपचारिक रूप से पास करवा पाती हैं। और वहीं अगर पार्टियां गठबंधन वाली पार्टियां हैं तो यकीन मानिए काफ़ी बार क्या होता है गठबंधन वाली पार्टियों में, क्योंकि गठबंधन वाले दलों की अपनी अपनी विचारधारा है, बड़े दल की अपनी विचारधारा है, तो कभी कोई विचारधाराओं में तालमेल जब नहीं बैठता है तो यकीन मानिए ऐसे में विघटन हो जाता है, सरकार गिर जाती है। ये बात आप जानते होंगे। आगे बढ़ते हैं। आप देखिए, चौथा सब पॉइंट बताया गया है कि भाई दल ही सरकार बनाते हैं और दल ही सरकार चलाते हैं। जैसा कि आपने अभी शुरुआत के पॉइंट में ही देखा था कि भाई दल की व्यवस्था क्या करते हैं, दल ये व्यवस्था करते हैं कि भाई हमें कौन कौन सा उम्मीदवार किस किस क्षेत्र से खड़ा करना है, ये बात आप जानते हैं। अब जब उम्मीदवार जीतकर चुन जाते हैं, यानी चुन लिए जाते हैं, उसके बाद ये बड़े फैसले लिए जाते हैं कि भाई इनमें से मंत्री का पद किसे दिया जाएगा, बड़ा नेता किसे बनाया जाएगा। यानी पार्टियां उन्हें ट्रेंड करती हैं, मंत्री बनाती हैं, ताकि वो उनकी इच्छा के अनुसार उनका जो एजेंडा है, संविधान के द्वारा जो प्रदत्त मूल्य है, उनकी जो हिफाजत हुई हो, और साथ ही साथ उनका जो अपना एक एक साझा दृष्टिकोण है उसकी भी यहाँ पर जो है देख रेख हो सके, उस दृष्टिकोण को भी आगे ले जाया जा सके। तो इसलिए यहाँ पर दल ही सरकार बनाते हैं और चलाते हैं, ये लिखा गया है। तो आपने ये चौथा सब पॉइंट नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए बताया गया है 5वां सब पॉइंट दल के रूप में कि भाई चुनाव हारने वाले दल शासक दल के विरोध की पक्ष की भूमिका निभाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, यानी कि अगर आप खुद सोचिए कि किसी देश में केवल एक ही पार्टी होगी, एक ही दल होगा, तो ऑब्वियस सी बात है उसका विरोध करने वाला कोई नहीं होगा, चाहे वो सही करेगा या गलत करेगा, कोई कुछ कहने वाला होगा ही नहीं, जवाब देता होगी ही नहीं। अब चूंकि हमारा देश तो है लोकतांत्रिक देश है, इसके अलावा हमारे यहाँ हर किसी को दल बनाने का अधिकार है, यानी हमारे यहाँ बहुत सारे दल हैं। तो यहाँ पर जब कोई दल सत्ता में सत्तारूढ़ हो जाता है, यानी अपनी सरकार बना लेता है, उसके बाद जो बाद बाकी के लोग जो बच जाते हैं, जो सरकार नहीं बना पाते हैं, वो वास्तव में विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। विपक्ष की भूमिका निभाने से आशय यहाँ पर ये है, वो सरकार की गलत नीतियों, असफलताओं, इन सब पर प्रश्न पूछते हैं, टीका टिप्पणी करते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे करके ये आम जनता को, यानी आम जनता को भी गोलबंद करते हैं, यानी कि जो है विपक्षी दल सरकार जो है ये खिलाफ आम जनता को भी ये तैयार करते हैं, आम जनता भी उनका घेराव करे, इसलिए ये विपक्षी सरकार जो है लगातार क्रिया प्रतिक्रिया करती रहती है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर अगला सब पॉइंट बताया गया है कि भाई जनमत निर्माण में दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। महत्वपूर्ण भूमिका ऐसे निभाते हैं, आपने देखा होगा ये जो दल हैं, दल क्या करते हैं, दल अपने एजेंडे, अपनी नीतियां अखबारों के माध्यम से, इनके कार्यकर्ताओं के माध्यम से देश भर में प्रसारित करते हैं, ताकि लोगों की जो समस्याएं वगैरह वो जो हैं वो सॉल्व आउट हो सकें। यानी बताते हैं कि भाई आपकी जो समस्याएं हैं, हमारी सरकार सत्ता में आएगी, सबसे पहले हम इन्हीं को केंद्र में रखकर या ध्यान में रखकर इन समस्याओं को जो है इनका निपटारा करेंगे। तो यहाँ पर क्या करते हैं, ये एक जनमत निर्माण का कार्य करते हैं, यानी एक बहुत संख्या में लोगों को अपने समर्थन में लेने का प्रयास करते हैं, अपने जो आश्वासन में लेने का प्रयास करते हैं। तो आपने 6वां सब पॉइंट नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। 7वां सब पॉइंट है, दल ही सरकारी मशीनरी और सरकार द्वारा चलाए जाने वाले कल्याण कार्यक्रमों तक लोगों की पहुंच बनाते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि भाई तमाम बार आपने देखा होगा कि जो आपकी अफसरशाही है, अफसरशाही जो होती है वो असफल हो जाती है। अफसरशाही जो होती है वो भ्रष्टाचार में संलिप्त होने की वजह से क्या होती है, जो गरीब लोग हैं उन्हें योजनाएं मुहैया नहीं करवाती है। तो ऐसे में आपने देखा होगा कि जगह जगह जैसे आप देखते हैं कि भाई जो पार्टियां होती हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां, वो अपने अपने वॉलंटियर तैयार कर देती हैं। यानी सरकार की कोई योजना आती है तो उन वॉलंटियर का ये रोल होता है कि भाई वो अपने अपने क्षेत्रवार जाकर लोगों का सर्वे करते हैं, जानते हैं भाई लोगों की क्या क्या समस्याएं हैं, उनसे पूछते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आवास योजना के तहत जैसे सर्वे करवाया अभी, तो ऐसे करके तमाम जो होती हैं, यानी कि ये लोग ये बनाते हैं, तैयार करते हैं कि भाई जो जो लोग हैं, जो जो हमारे आसपास रहने वाले लोग हैं, उनकी क्या क्या समस्याएं हैं, उन्हें उन समस्याओं के अनुरूप जो योजना सरकार चला रही है उसका लाभ मिल पाया है या नहीं मिल पाया है। बहुत बार ऐसा होता है, आपने देखा भी होगा कि लोग किसी अधिकारी के पास जाने की तुलना में इन राजनीतिक कार्यकर्ताओं के पास में जाते हैं। उन्हें लगता है कि भाई सरकारी अधिकारी तो हमें केवल टाल मटोल करता है, लेकिन राजनीतिक कार्यकर्ताओं के पास अगर हम जाएंगे तो हमारी बात का निराकरण हो जाएगा। तो इस वजह से लोग तमाम बार क्या होते हैं कि राजनीतिक जो कार्यकर्ता होते हैं उनके पास जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो वही बात यहाँ पर आपको बताई गई है। 7वां सब पॉइंट लिख लिया होगा। अब देखिए ये तो सब चीज़ें क्लियर हो गई। अब अगली हेडिंग है आपकी, वास्तव में राजनीतिक दल की जरूरत क्यों पड़ती है। यानी कि यहाँ पर वही सब चीज़ें गई हैं कि भाई आधुनिक लोकतंत्र राजनीतिक दलों के बिना क्यों नहीं चल सकता। यहाँ पे वही सब चीज़ें कही गई हैं कि मान लीजिए कल्पना करके हम देखते हैं कि अगर दल नहीं हो, सारे उम्मीदवार स्वतंत्र हों या निर्दलीय हों, तब इनमें से कोई भी बड़े नीतिगत बदलाव के बारे में सोचेगा या नहीं सोचेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। जो बात मैंने ऊपर दोहराई थी वही बात है कि मान लीजिए अपने देश में कोई दल नहीं है, अपने देश में जितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं वहाँ पर सभी लोग अपने अपने इंडिविजुअली खड़े हो जा रहे हैं, यानी अपने अपने निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हो जा रहे हैं, और उन सभी के दिमाग में वही मुद्दे हैं, स्थानीय स्तर के मुद्दे हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि भाई सभी जो उम्मीदवार अगर चुनकर आएंगे तो वो स्थानीय जो मुद्दे होंगे उन्हें तो वरीयता देंगे, लेकिन जो राष्ट्रीय लेवल के मुद्दे होंगे उन पर वो ध्यान ही नहीं देंगे। तो ऐसे में समझ सकते हैं कि आप यहाँ पर एक प्रभावी सरकार नहीं चल पाएगी। प्रभावी सरकार तभी चल पाएगी जब एक किसी बड़े राजनीतिक दल का कोई एक प्रॉपर नीतिगत एजेंडा होगा कि भाई उनकी नीति क्या है, देश कैसे चलाएंगे, वो देश में किस तरह से वो जो है गतिविधियां संचालित करेंगे, तभी सरकार चला पाएंगे। और आप अगर एक एक करके लोग खड़े हो जाएं, यानी सभी अपने आप में खुद में एक सरकार हों, कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे कि सभी निर्दलीय उम्मीदवार हों और सभी अपने आप में खुद को सरकार समझते हो, तो क्या देश चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। इसलिए हमें सबसे बड़ी नितांत आवश्यकता जो पड़ती है वो पड़ती है राजनीतिक दल की। ठीक है, तो इस वजह से हमें राजनीतिक दल की आवश्यकता पड़ती है। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि भाई इसमें एक समस्या में एक और यहाँ पे समस्या आएगी कि निर्वाचित प्रतिनिधि सिर्फ क्या है, अपने निर्वाचन क्षेत्रों के लिए कामों के लिए जवाबदेह होंगे, लेकिन देश कैसे चलेगा इसके लिए कोई उत्तरदायी नहीं होगा। इसीलिए जरूरत पड़ती है एक बड़े राजनीतिक दल की, ताकि राजनीतिक जो उनकी दृष्टिकोण है उस दृष्टिकोण को अनुरूप अनुसरण करते हुए देश को आगे ले जाया जा सके। तो यहाँ पर
लिख लेना पहला पॉइंट कि अगर दल ना हो तो सारे उम्मीदवार स्वतंत्र या निर्दलीय होंगे, तब इनमें से कोई भी बड़े नीतिगत बदलाव के बारे में लोगों से चुनावी वायदे करने की स्थिति में नहीं होगा। इसी में सब पॉइंट, निर्वाचित प्रतिनिधि सिर्फ निर्वाचन क्षेत्रों के किए गए कामों के लिए जवाबदेह होंगे, लेकिन देश कैसे चलेगा इसके लिए कोई उत्तरदायी नहीं होगा। तो ये आपका आंसर है कि हमें बड़े राजनीतिक दलों की जरूरत पड़ती है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक कहानी बताई गई है कि वैसे तो जो आपका पंचायती राज है, पंचायती राज में चुनाव होते हैं वो तो गैर दलीय वाला है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं ग्रामीण स्तर पर कि पूरा का पूरा गांव जो होता है आपस में बंट जाता है, कई खेमों में विभक्त हो जाता है। यानी कई उम्मीदवार जो होते हैं, उम्मीदवारों का पैनल उतारा जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि भाई जो आपके पंचायती चुनाव होते हैं वो गैर दलीय होते हैं, वहाँ पर कोई दल अपना समर्थन नहीं देता है, लेकिन फिर भी हम देखते होंगे ग्रामीण परिवेश में पूरा उनके अपने आप गुटबाजी बन जाती है, दल बन जाते हैं। ये सब हमें देखने को मिलता है। तो वही बात बताई गई है यहाँ पर कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई दल नहीं हो तो भी व्यवस्था चल सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है, नहीं चल सकती। लेकिन फिर भी वहाँ पर वही दिक्कतें आती हैं क्योंकि उनके स्थानीय मुद्दे होते हैं, हमें यहाँ पर राष्ट्रीय मुद्दे देखने हैं। तो राष्ट्रीय मुद्दों को ध्यान में तभी रखा जा सकता है जब एक संगठित विचारधारा होगी, तभी वो राजनीतिक मुद्दों को आगे लेकर जाएगी। तो आगे बात करते हैं। यहाँ पर अगला पॉइंट यहाँ बताया गया है। देखिए यहाँ कहा गया है कि राजनीतिक दलों का उदय जो है प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था के उभार के साथ जुड़ा है। यानी आप जानते हैं और अभी आपसे मैंने डिस्कस भी किया है कि हमारा जो लोकतंत्र है वो प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र है। यानी हमारे यहाँ प्रतिनिधित्व मूलक जो है लोकतंत्र है। यानी हर व्यक्ति यहाँ पर जो है वोट तो डालने का उसे अधिकार है, लेकिन सरकार कैसे चलानी है उसे इस बात का यहाँ पर कोई आइडिया नहीं है। तो इसलिए क्या करते हैं, वो अपने अपने प्रतिनिधियों को चुनकर भेजते हैं ताकि प्रतिनिधि जो है उनकी तरफ से वो डिसीजन ले सकें और हमारे देश एक प्रभावी सरकार चला सके। तो यहाँ पर वही बात बताई गई है कि यहाँ पे कहा गया है कि जब समाज बड़े और जटिल हो जाते हैं तब उन्हें विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग विचारों को समेटने और सरकार की नज़र में लाने के लिए किसी माध्यम या एजेंसी की जरूरत होती है। यानी कि जब तमाम विभिन्न मुद्दे हो जाते हैं तो ऐसे में ये मुद्दे कौन निपटाता है, दल या बड़ी सरकार ही निपटाती है। अब देखिए यहाँ पर वही सब बातें जो है जो आप पढ़कर आए, जो भी मैंने दोहराई हैं, वही सब बातें कही गई हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर कुछ इमेज दी हुई हैं। पहली इमेज दी हुई है भाजपा महिला मोर्चा जो है, ये कार्यकर्ता प्याज और रसोई गैस की कीमतें बढ़ने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखिए ये अभी का तस्वीर नहीं है, फिलहाल अभी की तस्वीर नहीं है, इस पर कोई व्यंग मत करना, आप लोग कमेंट मत करना। ये तस्वीर है सन 2014 से पहले की। ठीक है, ये अब आप खुद सोच सकते हैं, अब जब बीजेपी सत्ता उड़ रहा है तो ऑब्वियसली बात है कोई बीजेपी वाले तो भाई अभी विरोध करेंगे नहीं अपनी, भाई कोई भी सरकार हो, आप कांग्रेस उठा लीजिए, बीजेपी उठा लीजिए, कोई पार्टी अपनी जो सरकार होती है सत्ता में उसका विरोध नहीं करती है, जब अपोजिशन में जब होती है तब विरोध करती है। तो ये तभी का इमेज है, 2014 से पहले का है महंगाई पर। दूसरा इमेज आप देख पा रहे हैं, एक जहरीली शराब पीने से मरे जो व्यक्ति हैं उनके परिवार को 1 लाख का चेक दे रहे हैं मंत्री, यहाँ पर दूसरा इमेज ये है। तीसरा इमेज यहाँ पे कोरिया कंपनी, खदान कंपनी उड़ीसा से लौह निर्यात करने की अनुमति देने पर ये राज्य सरकार का विरोध कर रही हैं कुछ पार्टियां, माकपा, भाकपा, ओजेपी। ठीक है, ये इनके जुलूस निकाले जा रहे हैं। तो 3 इमेज हैं, यानी कि कहीं ना कहीं राजनीतिक दल जो है तमाम गतिविधियां कर रहे हैं। तो गतिविधियों का वर्गीकरण किया गया है कि भाई एक तो गतिविधि जो है लोगों के आर्थिक हितों से जुड़ी हुई गतिविधि है, यानी कि एक आर्थिक हित है। यहाँ पे आर्थिक हित ये है कि भाई लोगों की जेब पर अतिरिक्त भार पड़ रहा है महंगाई का, इस वजह से लोग, ये विपक्ष वाले लोग जो सब उस समय विपक्ष में थे बीजेपी वाले, तो विरोध कर रहे हैं कि सरकार बढ़ी हुई कीमतों को वापस ले ताकि जो जनता पर आर्थिक बोझ है वो आर्थिक बोझ ना पड़े। दूसरा का जो है शराब वाली बात कर लें, शराब से मरने वाला जो मुद्दा है एक सामाजिक स्तर का मुद्दा है, यानी सामाजिक दुर्घटना है। यानी हमारे समाज को किस एंगल से यहाँ पे लाया जा रहा है, समाज के साथ क्या दुर्घटना हुई है, तो उस दुर्घटना की भरपाई करने के लिए यहाँ पर इन्हें 1-1 लाख रुपए के चेक दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये सामाजिक स्थिरता को बनाए रखने के लिए हमें राजनीतिक दल की आवश्यकता है। तीसरी बात ये है कि हमारे जो रिसोर्सेस हैं या फिर हमारे संसाधन हैं, तो उन संसाधनों का दोहन एक जो है उचित पूर्ण ढंग से होना चाहिए। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये लोग जुलूस वगैरह निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी हमें राजनीतिक दलों की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे करके आपने देखा होगा कि राजनीतिक दल कैसे कैसे यहाँ पर अपनी अपनी भूमिका बना रहे हैं, वो आप देख पा रहे हैं। अब बात करते हैं हमारे देश में वास्तव में कितने राजनीतिक दल हैं। अगली हेडिंग आपकी आएगी यहाँ पर कि हमारे देश में वास्तव में राजनीतिक दल कितने हैं। अब चूंकि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे संविधान का आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 संघ, दल ये सब बनाने की आज़ादी देता है। ये बात आप जानते होंगे, संघ बनाने की आज़ादी, ठीक है, ये समूह बनाने की आज़ादी। तो हमारे देश में दलों की कमी तो है ही नहीं। हमारे यहाँ आप देख सकते हैं हर आदमी अपने अपने दल बना देता है। कुछ दल यहाँ पर जो है बड़े हो जाते हैं, कुछ दल जो है स्थानीय लेवल पर रहते हैं केवल, लेकिन दल हमारे यहाँ हजारों की संख्या में नहीं, लाखों की संख्या में हैं। तो यहाँ पर
पहला पॉइंट भी बताया गया है भाई, लोकतंत्र में नागरिकों का कोई भी समूह जो है वो राजनीतिक दल बना सकता है, किसी पर कोई पाबंदी नहीं है। अभी वर्तमान में अगर देखें तो भारत में भी अभी चुनाव आयोग में जो नाम पंजीकृत कराने वाले दलों की संख्या क्या कितनी है, 750 से ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर हर दल जो है वो चुनाव में नहीं उतरता है यहाँ पे, यानी कुछ दल ऐसे भी हैं जो चुनाव से बाहर रहते हैं, ठीक है, तो उनका पंजीकरण नहीं होता है, लेकिन वो आपस में वो अपने आप में भी एक दल हैं। लेकिन यहाँ पर जो चुनाव लड़ने वाले दल हैं वो लगभग 750 से ज़्यादा दल अभी हमारे यहाँ मौजूद हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि भाई जो हमारे यहाँ शासन व्यवस्था है कि कई देशों में सिर्फ एक ही दल को सरकार बनाने और चलाने की अनुमति है, और उनके यहाँ वो शासन व्यवस्था चली रही है, उसे हम एक दलीय शासन व्यवस्था कहा जाता है। यानी कि हम अगर देखें, अगर विश्व भर में हम देखें तो विश्व भर में हमें 3 तरह की दल व्यवस्था देखने को मिलती है। सेकंड पॉइंट पे आप लिख लेना कि विश्व में 3 तरह की हमें दल व्यवस्था देखने को मिलती है। पहली व्यवस्था तो यहाँ पर इसमें है सब पॉइंट, एक दलीय शासन व्यवस्था। यहाँ पर एक ही दल सत्ता में होता है और विरोधी दल की व्यवस्था यहाँ पर बिल्कुल नहीं होती है। यानी आप लिख लेना, आप केवल सत्तारूढ़ दल होता है या केवल एक दल होता है और विरोधी दल नहीं होता है। जैसे कुछ राष्ट्र हैं, जैसे चाइना हुआ, रसिया हुआ, ठीक है, तो ये कुछ देश हैं जहाँ पर केवल एक ही पार्टी की सरकार है, कोई दूसरा दल नहीं है, ठीक है। दूसरा प्रकार का जो दल होता है वहाँ पर 2 दलीय व्यवस्था होती है, जैसे आपका अमेरिका हुआ, ब्रिटेन हुआ। तो ये जो राष्ट्र हैं यहाँ पर 2 दलीय व्यवस्था है, यहाँ पर केवल 2 ही बड़ी पार्टियां होती हैं सत्ता में और 2 ही बड़ी पार्टियां चुनाव लड़ती हैं। देखिए मेरा मानना ये है और मैं ये समर्थन जो करता हूँ, मैं 2 दलीय पार्टियां जो होती हैं वो वाकई में ज़्यादा बेटर होती हैं। कभी हम आगे अगर बात करेंगे इस मुद्दे पर तो हम बताएंगे क्यों 2 दलीय पार्टियां ज़्यादा बेटर होती हैं। देखिए 2 दलीय पार्टियां जो होंगी देश में, 2 बड़ी पार्टियां होंगी, तो यकीन मानिए छोटे छोटे जो नेता, जो छोटे छोटे दल जो बन जाते हैं अपने स्वार्थ के लिए बन जाते हैं, वो स्वार्थी वाले दल नहीं बन पाएंगे। क्योंकि स्वार्थ वाले जो दल बनने की वजह से क्या होता है, बहुत नुकसान होता है देश को। देश में तमाम बाधाएं आती हैं, देश एक यानी एक मुद्दे पर एक मत नहीं हो पाता है। तमाम बार क्या होता है, देश में कुछ हमें वैचारिक मतभेद होने की वजह से आप देखते होंगे सत्ता की अस्थिरता देखने को मिलती है, राजनीतिक पार्टियां यानी राजनीतिक सरकार गिर जाती हैं। तो मेरा मानना यह है कि कम से कम देश में 2 ही दल होने चाहिए, 2 दल होने पर ज़्यादा बेटर व्यवस्था चल सकती है। अब देखिए आप लोग अपना क्या क्या नज़रिया रखते हैं, हर किसी का नज़रिया अलग अलग हो सकता है। जरूरी नहीं है कि भाई जो मैं नज़रिया रखता हूँ वो आप लोगों का भी हो। तो सेकंड टाइप के जो दल होते हैं वो कौन से हैं, वहाँ पर है आपकी 2 दल वाली व्यवस्था। यानी आप लिख लेना सेकंड टाइप के जो दल होते हैं वो 2 दल व्यवस्था है, लिख लेना आप। और 2 दल व्यवस्था में आप लिख लेना अमेरिका और ब्रिटेन, इसके एग्जाम्पल हैं। अगले प्रकार की जो व्यवस्था है, देखिए यहाँ पर वही सब लाइनें दोहराई गई हैं, ठीक है। यानी अगले प्रकार की जो व्यवस्था है वो बहुदलीय व्यवस्था है। यानी आपकी तीसरी व्यवस्था जो है दल की व्यवस्था है आपकी बहुदलीय व्यवस्था है। बहुदलीय का मतलब आप जानते होंगे जिसमें एक से ज़्यादा दल मिलकर साझा सरकार बनाते हैं, जैसे भारत, फ्रांस, तो ये स्विट्जरलैंड, ये सब जो देश ऐसे कैसे हैं, ये देश ऐसे हैं कि यहाँ पर एक से ज़्यादा दल हैं और मान लीजिए किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो छोटे छोटे दल मिलकर आपस में सरकार बना लेते हैं। तो ऐसे करके आपने देख लिया कि विश्व में 3 तरह की दल व्यवस्था है। यानी कि फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ यहाँ पर, एक दलीय व्यवस्था, 2 दलीय व्यवस्था और बहुदलीय व्यवस्था, 3 तरह की व्यवस्था है। तो आपने तीनों ही यहाँ पर नोट कर लिए। अब देखिए यहाँ पर वही विचारधारा बताई गई है यहाँ पर, जैसे यहाँ सन 2004 का एग्जाम्पल लिया गया। 2004 में छोटे छोटे ये दल थे, इनमें 3 प्रमुख गठबंधन करके, जैसे यूपीए, इनका गठबंधन यूपीए के नाम से जाना जाता है, जिसमें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन और वाम मोर्चा, ये जो है तीनों साथ साथ में आ गए थे। लेकिन ये जो छोटे छोटे दल हैं, छोटे छोटे दल मिलकर सरकार बनाते हैं, तो सरकार बनाने में सबसे बड़ी कमी क्या होती है, राजनीतिक अस्थिरता होती है। अस्थिरता का मतलब ये है कि भाई हर पार्टी का अपना अपना एक अलग एजेंडा होता है, हर पार्टी की अलग अलग नीति होती है। काफ़ी बार ऐसे कुछ मुद्दे आ जाते हैं जहाँ पर पार्टियाँ एकमत नहीं होती हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि सरकार गिर जाती है। यानी दल कहते हैं भाई हम समर्थन नहीं देंगे, हम वोट नहीं देंगे आपको, वहाँ पर लोकसभा में जब वोटिंग होगी कानून बनाने के लिए, काउंटिंग होगी, वहाँ पर हम समर्थन देंगे ही नहीं। तो ऐसे में क्या होता है, वैचारिक मतभेद होते हैं और वैचारिक मतभेद होने से क्या होता है, सरकार गिर जाती है। आप देखते होंगे, आपने देखते भी आए होंगे अब तक। और वहीं स्पष्ट रूप से कोई एक दल सत्ता में होता है, स्पष्ट रूप से उसके उम्मीदवार जब चुनकर आते हैं, जैसे अभी बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ है सत्ता में, तो ऐसे दलों को कोई खतरा नहीं होता है और ये अपना पूरा कार्यकाल भी पूरा कर पाते हैं और एक स्थिर सरकार यानी स्थिर सरकार जो है उसे प्रदान करते हैं, स्थिर सरकार को प्रदान करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर वही सब बातें बताई गई हैं, भारत के बारे में बताई गई है कि दलीय व्यवस्था का चुनाव करना किसी मुल्क के हाथ में नहीं है। यानी कि ये बात भी बिल्कुल सही है कि हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि दलीय व्यवस्था जो है इसका चुनाव करना हमारे किसी मुल्क के हाथ में नहीं है कि भाई दलीय व्यवस्था किस तरह की होगी।
यह एक लंबे दौर के कामकाज के बाद खुद विकसित होती है। इसमें समाज की प्रकृति, इसके राजनीतिक विभाजन, राजनीतिक और इतिहास, उसकी चुनावी प्रणाली, सभी चीज़ें अपनी अपनी भूमिका निभाती हैं। राजनीतिक दल व्यवस्था जो है, वो दलीय व्यवस्था जो है, वो किसी एक के द्वारा नहीं बनाई गई है, वो समय के अनुरूप, ठीक है, यानी कि लंबा संघर्ष, एक लंबा दौर चला, एक लंबा इतिहास रहा है, उस लंबे इतिहास का अनुसरण करते हुए दलीय व्यवस्था हमारे यहाँ, बहुदलीय व्यवस्था हमारे यहाँ विकसित हुई है। जैसे आप देख पा रहे होंगे, आज़ादी से पहले जो हमारा आज़ादी का स्वतंत्रता संग्राम चला था, उस स्वतंत्रता संग्राम में भी वैचारिक मतभेद थे। वैचारिक मतभेद होने की वजह से तमाम लोग अपने अपने दल बनाए बैठे थे और सभी का उद्देश्य वही था कि भाई अंग्रेजों से आज़ादी लेनी है। कुछ का उद्देश्य ये था कि भाई हम बम और पिस्तौल में बिलीव करते हैं, कुछ लोग ये थे कि हम जो है अहिंसा में बिलीव करते हैं। तो ये सबके अपने अपने मत थे, ठीक है। तो लेकिन उद्देश्य सबका एक ही था, क्या था कि भाई हमें देश आज़ाद करवाना है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ जो बहुदलीय व्यवस्था वाली प्रणाली है, वो अभी से नहीं, लगभग आज़ादी से पहले से चली आ रही है। तो संविधान के जो निर्माणकर्ताओं ने भी इस बात को ध्यान में रखा, क्योंकि हमारे यहाँ जो सर्वदलीय प्रणाली है या बहुदलीय व्यवस्था है, उसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि भाई जो स्थानीय स्तर के लोग हैं, स्थानीय स्तर की जो तमाम मुद्दे हैं, वो भी केंद्र में आ जाते हैं, वो भी मुद्दे जो है हाईलाइट हो जाते हैं। अब चूंकि लोग अपने अपने स्थान वाइज दल बना लेते हैं, दल बनाने से ये होता है कि भाई उनके जो मुद्दे होते हैं वो अपने मुद्दों को रख पाते हैं, कह पाते हैं। और वहीं मान लीजिए कोई बड़े दल होंगे, तो बड़े दलों में जो लोग वहाँ पर ऊपर बैठे लोग होंगे, हाईकमान वाले लोग होंगे, जो वो नीतियाँ सेट कर देंगे, उनका अनुसरण नीचे तक सभी लोगों को फॉलो करना होगा। जबकि छोटे छोटे दलों वाली व्यवस्था में क्या होता है कि वो स्थानीय मुद्दों पर आते हैं, तो यहाँ पर कुछ स्थानीय मुद्दों को भी जो है बेहतर तरीके से यहाँ पर उन्हें निपटाया जा सकता है। तो इसलिए दोनों की, अब देखिए दोनों में ही खामियां हैं, ऐसा नहीं है खामियां दो दलीय वाली व्यवस्था में नहीं है। देखिए हर जगह खामियां आपको हर जगह मिल जाएंगी, दो दलीय वाले में मिलेंगे, एक दलीय वाले में मिलेंगे, बहुदलीय वाले में भी मिलेंगे। लेकिन फिर भी अगर हम लोकतंत्र के हिसाब से देखें, संपूर्ण लोकतंत्र के हिसाब से देखें, तो बहुदलीय व्यवस्था कहीं ना कहीं कारगर मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर वही बात कही गई है, भारत में बहुदलीय व्यवस्था क्यों है। अगला पॉइंट यहाँ पे बताया गया है, थर्ड पॉइंट में। देखिए भारत में बहुदलीय व्यवस्था का रीजन क्या है कि ये यहाँ पर 2-3 पार्टियां इतने बड़े मुल्क की सारी सामाजिक और भौगोलिक विविधताओं को समेट पाने में अक्षम है। यकीन मानिए हमारा देश इतना विविधतापूर्ण देश है कि यहाँ पर कोई भी 2 पार्टियां या 3 पार्टियां जो है पूरे देश को समेट नहीं सकती। फॉर एग्जाम्पल, देखिए मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ और इस एग्जाम्पल को आपने शायद सुना भी होगा, देखा भी होगा। अब देखिए यहाँ पर आप लोग थोड़ी अपनी धार्मिक मान्यताएं जो है, धार्मिक विश्वास हैं, उन्हें आप दरकिनार कीजिए। मेरा मानना ये है, यहाँ पर आप पढ़ाई कर रहे हैं, शिक्षा यानी ग्रहण कर रहे हैं, और कुछ चीज़ें थोड़ा ओपन माइंड होकर सोचा कीजिए, थोड़ा यूपीएससी के नज़रिए से, यानी आईएएस के नज़रिए से। देखिए आपको याद होगा, आज से कुछ साल पहले, लगभग मुझे याद है आज से लगभग 10 से 12 साल पहले एक मुद्दा उठा था। वो मुद्दा था राम सेतु वाला। आपने सुना होगा, एक मुद्दा उठा था राम सेतु वाला। राम सेतु वाले मुद्दे पर जो राय थी, अलग अलग राय थी, यानी उत्तर भारत के लोगों के लिए आस्था का प्रतीक था राम सेतु। उनका मानना यह था कि भाई राम सेतु को तोड़ना नहीं चाहिए, और राम सेतु को तोड़ा इसलिए जा रहा था कि भाई जो आपका पूरा घूम के जाना पड़ता है, यानी कि जो उनके जहाज वगैरह पूरा श्रीलंका घूम के जाना पड़ता है, जिसमें ज़्यादा ईंधन, समय बहुत ज़्यादा लगता है। इस वजह से ये अनुशंसा की गई थी भाई राम सेतु को बीच में कहीं हम हल्का सा तोड़ देंगे कुछ एरिया को, तो उसके जरिए हमारे जो बड़े बड़े जहाज हैं उस कैनाल से पास हो जाएंगे। तो आपने देखा होगा एक बड़ा आंदोलन, लगभग सन 2006 या 7 की बात है, ये एक बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ। दिल्ली रामलीला मैदान में भी एक बड़ी रैली आयोजित की गई। पूरा उत्तर भारत जो था, एकदम कह सकते हैं एकदम उत्तर भारत के लोगों की भावना एकदम आहत हो गई। उन्होंने कहा राम हमारी आस्था का प्रतीक है, हम इसे तोड़ने नहीं देंगे। और एंड में वो जो कांग्रेस सरकार की थी उसे फिर झुकना भी पड़ा था। लेकिन वहीं उस मुद्दे पर दक्षिण भारत के लोगों की जब हम बात की गई, तो दक्षिण भारत के लोग उस मुद्दे पर एक जैसे नहीं थे। दक्षिण भारत वाले लोगों का मानना यह था, अगर राम सेतु टूट जाएगा तो हमारे लिए थोड़ा रोजगार के साधन बढ़ जाएंगे। रोजगार के साधन ये है कि हमारा जो समय लग रहा है, भाई मछली वाले जहाज हैं या व्यापारिक जहाज हैं जो हमारे पूरे घूम कर आ रहे हैं, मान लीजिए किसी जहाज को केरल से तमिलनाडु जाना है, तो वो क्या करता है, पूरा जहाज जो है घूमना पड़ रहा है, उसे नीचे से पूरा घूम के जाना पड़ रहा है श्रीलंका, समय ज़्यादा लग रहा है। उनकी ऐसी राय थी। तो वही बात है कि भाई हर मुद्दे पर एक जैसी राय नहीं हो सकती है। कुछ मुद्दों पर राय एक समान हो सकती है, कुछ मुद्दों पर राय लोगों की डिफर हो सकती है। यानी हमारे यहाँ भौगोलिक विविधताएं, सामाजिक विविधताएं बहुत ज़्यादा हैं, इस वजह से हर जगह हर किसी की एक जैसी राय नहीं हो सकती है। वहीं एग्जाम्पल अगर हम ले लें राम मंदिर का, तो राम मंदिर के बारे में भी अगर आप देखें तो उत्तर भारत के लोगों के लिए एक आस्था का विषय है। वहीं दक्षिण भारत के लोग इतना ज़्यादा इसे हाईलाइट नहीं करते हैं। आप सब लोग अखबारों से पढ़ते होंगे, अखबारों में देखते होंगे, हमेशा उत्तर भारतीय लोग जो हैं इसे आस्था का प्रतीक मानते हैं, यानी उत्तर भारत के लोग का पूरा विश्वास है। लेकिन दक्षिण भारत के लोगों के लिए इतना जटिल ज्वलंत मुद्दा नहीं है। उत्तर भारत में ज़्यादा चुनाव जीते जाते हैं, सरकारें बनती गिरती हैं, उसी बात के लिए बनी गिरी हैं अब तक।
अब तक देखिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अब तक बनी गिरी सरकारें वो राम मंदिर के मुद्दे के लिए बनी और गिरी सरकारें हैं, यानी काफ़ी बार बनी भी गई हैं और काफ़ी बार गिर भी गई हैं। क्या दक्षिण भारत में ऐसा हुआ है कि राम मंदिर का नाम लेकर कोई सरकार बनी हो या गिरी हो? नहीं ना। तो ये क्या है, ये सामाजिक विविधता है। सामाजिक विविधता क्यों है? एक भौगोलिक, हमारी यानी भौगोलिक स्थिति इतनी विशाल है कि हर किसी का समाज जो है अपनी अपनी अलग अलग मान्यताएं हैं, तो उस वजह से हर किसी का समर्थन एक जैसा नहीं है। अब मान लीजिए यहाँ पर दो ही दल हों और दो ही दल, मान लीजिए एक पार्टी केवल उत्तर भारत के लोगों से संबंधित है, जैसे हुआ था, आपने को याद होगा कि 1955 में जब हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात हुई थी तो एक लंबा जनसंघर्ष स्टार्ट हुआ था जिसमें 50 से 60 लोगों की जो है मृत्यु हो गई थी। दंगा भड़का था खास करके दक्षिण भारत में। तो ये स्थिति तभी निकल के आती है जब कोई एक दल या कोई दो दल अपनी जो महत्वाकांक्षाएं पूरे देश पे जब थोपना चाहते हैं तो वहां पर विरोधाभास वाली स्थिति निकल के आती है। यानी कि कोई दो या तीन पार्टियां इतने बड़े विशाल या विविधता वाले देश को आपस में एकबद्ध नहीं कर सकती हैं। इसलिए खुद जरूरत हमें पड़ती है कि हम छोटे छोटे दलों को स्थापित करें ताकि वो दल भी अपनी अपनी मांगें, अपनी अपनी जो उनकी समस्याएं हैं उनको वो सामने रख सकें। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा माइंड में। देखिए, ये सब जो टॉपिक हैं, ये सब टॉपिक आपके अक्सर अखबारों में आते हैं। और देखिए, मैं ये जो टॉप, कुछ लोग कहते हैं सर आप ये सब टॉपिक कहाँ से निकाल के आते हैं, मैं ये निकाल कर जो टॉपिक लाता हूँ, आप देखिए, मैंने फिर से बोल रहा हूँ, आपका जो संपादकीय वाला पेज होता है, यानी कि आपके राष्ट्रीय दैनिक जागरण, अमर उजाला और भी आपके कुछ पेपर हैं, दैनिक भास्कर वगैरह, जो राष्ट्रीय संस्करण है, तो वहाँ पे संपादकीय वाला जो पेज आता है जहाँ पर सबकी बेबाक राय लिखी होती है, आर्टिकल्स लिख के आते हैं हिंदी में, जैसे द हिंदू में आपने सुना होगा आर्टिकल्स, तो आर्टिकल्स ही यहाँ पर जो होते हैं, जो संपादकीय वाले पेज पर, उन्हें आप पढ़ा कीजिए। वहाँ से आपको ये सारे मुद्दे जो हैं, यानी अर्थव्यवस्था में क्या क्या परेशानियां हैं, अर्थव्यवस्था कैसे संभल सकती है, ये सारे मुद्दे जो हैं आपके व्यवहारिक ज्ञान वाले सब क्लियर हो जाएंगे। देखिए, आप जितना अच्छा चिंतन कर लेंगे उतना ही अच्छा आप आंसर राइटिंग कर पाएंगे। यकीन मानिए, रटना एक अलग चीज़ है, लिखना एक ये देखिए, किताब पढ़ना एक अलग चीज़ है, लेकिन जो बेबाक राय होती हैं, सामाजिक राय होती हैं, उस राय को भी पढ़ना बहुत जरूरी है। तो मेरा मानना ये है कि आप जो संपादकीय पेज वाला आता है, यहाँ पर जो अच्छे अच्छे आर्टिकल छपे होते हैं, दैनिक जागरण में डेली आते हैं, हर अखबार में डेली आते हैं आर्टिकल, तो कम से कम एटलीस्ट आप एक या दो आर्टिकल डेली पढ़ा कीजिए। उससे आपका अपने आप ज्ञानवर्धन हो जाएगा, सोचने की तार्किक क्षमता में भी वृद्धि होगी आपकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए, यहाँ पर कुछ बात कही गई है, राजनीतिक दलों में जन भागीदारी की बात बताई गई है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अक्सर कहा जाता है कि भाई राजनीतिक दल संकट से गुजर रहे हैं क्योंकि जनता उन्हें सम्मान की नज़र से नहीं देखती। बिल्कुल सही बात है। खास करके दक्षिण एशिया की स्थिति ये है कि भाई दलों पर जनता भरोसा नहीं करती है, बिल्कुल एकदम भरोसा करने की तैयारी नहीं है। तो यहाँ पर ऐसा क्यों है, क्या है, कैसा क्या रीजन है कि लोग राजनीतिक दलों पर भरोसा नहीं करते हैं? रीजन यहाँ बड़ा साफ है। अब मान लेते हैं हम यहाँ पे तीन पार्टियां हैं, पार्टी ए, पार्टी बी और पार्टी सी। यहाँ पे तीन पार्टियां हैं। देखिए, एक पार्टी ने यहाँ पर ये वाली पार्टी है जो वो किसान हितैषी है, यानी कि हम मान सकते हैं ये फार्मर की हितैषी है। दूसरी पार्टी बी जो है, इसका मुद्दा क्या है, रोजगार का है, यानी कि यहाँ पर एक छात्र यानी जो स्टूडेंट यूनियन है, इनसे इनके मुद्दों से जुड़ी हुई पार्टी है। ठीक है। तीसरी पार्टी जो है ये आपकी मिलीजुली पार्टी, यानी कि ये यहाँ पर समाजवाद, यानी यहाँ पर थोड़ा समाजवाद वाली पार्टी है ये। ठीक है, तीन पार्टियाँ हैं। अब देखिए, यहाँ पर मान लीजिए सपोज दैट आपने इन लोगों ने, जो यहाँ पे मतदाता हैं, फार्मर जो अलग हैं, स्टूडेंट अलग हैं, इन्होंने अपने अपने पार्टियों को विजयी घोषित किया। उद्देश्य यह था कि भाई किसानों का उद्देश्य यह था कि अगर हमारी वाली पार्टी सत्ता में आ जाएगी इस प्रचंड बहुमत में तो हमारी वो समस्या उनका निराकरण हो जाएगा। छात्रों का ये उद्देश्य था कि भाई हमारी आ जाएगी तो हमारी छात्रों की जो जुड़ी हुई समस्याएं, रोजगार की समस्याएं जो हैं, सरकारी नौकरी की समस्याएं, वो दूर हो जाएंगी। समाजवाद वाली की सब मिलीजुली समस्याएं थी इन दोनों की। अब तीनों ही पार्टियां चुनाव तो लड़ के आ गई, इनके कुछ सीटें निकल भी गई, लेकिन ये इतने प्रचंड बहुमत में नहीं है कि अपनी सरकार बना पाए। अब क्या कर लिया इन्होंने, क्या कर लिया इन्होंने, गठबंधन कर लिया। अब गठबंधन करने से ये होता है कि भाई इन सभी के जो उद्देश्य थे वो साझे उद्देश्य हो गए, स्पष्ट उद्देश्य नहीं रह पाए, अब साझे उद्देश्य हो गए। यानी कि कुछ उद्देश्य इनके भी यहाँ पे माने जाएंगे, कुछ स्टूडेंट यूनियन वाले के कुछ उद्देश्य माने जाएंगे, कुछ समाजवाद के भी उद्देश्य आएंगे। तो ऐसे में जनता क्या देखती है, जनता तो कहती है भाई हमने तो उद्देश्य किया था अपने हितों के लिए, हम तो आपके अपने हितों के लिए जिता के लाए, लेकिन आप तो हमारे हित भूलकर अपने हित साधने के लिए आपने सरकार बना ली। ठीक है, तो इस वजह से ये ऐसी स्थिति जो क्रिएट जो होती नहीं है, इस स्थिति क्रिएट होने की वजह से क्या होता है, लोगों का राजनीतिक दलों से विश्वास उठ जाता है, क्योंकि वो जिस मुद्दे पर वोट दे रहे हैं सरकार को, और वो मुद्दे से सरकार हटकर अपने पार्टी का कि हमारी पार्टी आगे हमें आगे बढ़ानी है, अपने नेताओं को आगे बढ़ाना है, उस चक्कर में वो जब गठजोड़ करने लग जाती है, तो ऐसे में लोगों का जो विश्वास है पार्टियों से उठ जाता है।
और अमूमन यही भारत में होता है। आप देखेंगे लोगों का जो विश्वास उठने का रीजन यही है, वो यही सोचते हैं जो पार्टियां होती हैं अपने फायदे के लिए, कभी कोई पार्टी किसी से गठबंधन कर लेती है, यानी पूरे 5 साल पहले गाली देते हैं एक दूसरे को कि भाई ये ऐसा है वो ऐसा है, लेकिन जब अपने फायदे की बात आती है हाथ मिला लेते हैं। तो ऐसे में लोगों का जो विश्वास इनसे उठ जाता है। पहले तो कहते हैं भाई भ्रष्ट है पार्टी, ऐसी है वैसी है, अत्याचारी है, लेकिन बाद में अपना फायदा आया तो मिल गए। तो इस वजह से लोगों के अंदर कहीं ना कहीं जो पार्टियां हैं, पार्टियों की छवि को लेकर लोगों के अंदर एक बहुत ही गलत नजरिया बना हुआ है। नजरिया कहीं ना कहीं बनने का रीजन स्वयं अपने आप में पार्टियां हैं। जो पार्टियों की जो जिस तरह की गतिविधियां संचालित करती हैं, वही गतिविधियां जो है लोगों के अंदर उनके प्रति जो है कहीं ना कहीं भरोसे को खत्म कर रही हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ बताया गया है, अब जैसे ये आपके यहाँ कुछ सर्वे दिए गए हैं, ये सर्वे ये बताए गए हैं कि ये देखिए पूरे 100% जनता के सर्वे हैं। जैसे दक्षिण एशिया की सर्वे किया गया है, कुछ लोग कहते हैं यहाँ पर 100% में बताया गया है। यहाँ पे कहते हैं कि राजनीतिक दलों पे भरोसा 37% लोग पूरी तरह से भरोसा करते हैं राजनीतिक दलों पर, 37% लोग जो है पूरी तरह से राजनीतिक दलों पर, राजनीतिक दल जो भी कार्य करने में भरोसा करते हैं। 43% कहते हैं भाई भरोसे के लायक नहीं है राजनीतिक दल, ये इनका मानना ये है कि हम भरोसा इन पर बिल्कुल नहीं कर सकते। 20% कहते हैं भाई पता ही नहीं करें या भरोसा या ना करें। तो भाई पार्टी में सदस्यता के बारे में बताया गया है, भाई पार्टी में कितनी सदस्यता लोगों ने ली है। अब जैसे यहाँ पे पूरी जनसंख्या के बारे में बताया गया है कि भाई 1971 तक हमारी 100% जनसंख्या में से 38% ऐसे लोग थे जो किसी न किसी पार्टी के सदस्य थे। यहाँ पर बताया गया है 1971 तक ये था कि हमारे यहाँ 100% जनसंख्या में से 38% ऐसे लोग थे जो किसी न किसी पार्टी के सदस्य थे, सक्रिय सदस्य थे। 1996 में 31% बने हैं। सन 2005 तक ये 48% लोग जो हैं वो किसी न किसी पार्टी के सदस्यता ग्रहण कर ली, यानी किसी न किसी पार्टी के सदस्य बने गए हैं सक्रिय सदस्य के रूप में। ठीक है, सक्रिय मतलब जो फॉलोअर के रूप में, चाहे बीजेपी के, कांग्रेस के, सपा बसपा, ठीक है, आरजेडी आरएलडी जिसके बनने हों, ठीक है, तो वही यहाँ पे बताई गई है। तो ये सर्वे दिया गया है, ये देखिए इसे लिखना नहीं है, ये केवल एक सर्वे है। और ये सर्वे दिया गया है जो है SDS टीम स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी इन साउथ एशिया, ठीक है, दिल्ली, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, सन 2007 में रिलीज किया गया है ये आंकड़ा। ये तो इन आंकड़ों के तहत ये बताया गया है कि भाई लोग कितने लोग कितना वैश्विक स्तर पर भी बताया गया है कि वैश्विक स्तर पर सबसे ज़्यादा लोग तंजानिया में राजनीतिक दल ग्रहण करे हुए हैं, फिर बांग्लादेश में है, ठीक है, वो बताया गया है यहाँ पर। वैश्विक स्तर पर बताया गया है, वैश्विक औसत के हिसाब से पर बताया गया है, वैश्विक औसत के हिसाब से कितने लोग हैं तो वो बताया गया है यहाँ पर। भारत की स्थिति के बारे में बताया गया है ये। तो ऐसे करके आप देख पा रहे हैं, लिखना नहीं है, केवल आप समझ लीजिए। यानी कि कुछ लोग मानते हैं सदस्यता होनी चाहिए, कुछ लोग मानते हैं नहीं सदस्यता नहीं है, हम बिल्कुल राजनीति से अलग रहेंगे, जैसे हम जैसे लोग हैं। नहीं, मैं तो राजनीतिक दल से जाने से बहुत दूर से हाथ जोड़ लेता हूँ, मुझे पसंद ही नहीं है। तो ऐसे भी कुछ लोग हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर एक आईना आंकड़ा है। आईना आंकड़ा का मतलब क्या है, यहाँ पर ये जो बना है कार्टून, ये कनाडा के चुनाव का है, यानी कनाडा का जो कार्टून है वहाँ का बना हुआ है। 27% कनाडावासी ये मानते हैं कि लिबरल्स को सत्ता में होना चाहिए, लिबरल जो है वो सत्ता में होना चाहिए। 35% कनाडावासी ये कहते हैं कि कंजर्वेटिव को होना चाहिए। वहीं 98% कनाडावासी सीधी बात ये मानते हैं कि सभी जो पार्टी के जो नेता हैं उन सभी को एक बड़ी सी गाड़ी की डिग्गी में बंद कर दो और जो वहाँ पर नियाग्रा फॉल है वहाँ पर फेंक दो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि लोग वाकई में लोगों का जो है पार्टियों के नेताओं से भरोसा उठ चुका है। जैसे अगर मेरी ही बात करें तो भाई मैं भी आज की डेट में मेरा भरोसा बिल्कुल उठ चुका है। उठने का रीज़न यही है, आपने देखा होगा आज की डेट में यही चल रहा है कि भाई फलाने नेता जब तक फलानी पार्टी में हैं, यानी मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि मैं देखिए पार्टी का फिर नाम नहीं लूँगा कि पार्टी ए में है तब तक तो बहुत भ्रष्ट हैं। अब जैसी पार्टी बी में आ गए तो भाई वो सर्फ एक्सल से धुल गए, उनके सारे चार्जेस हट गए, उनसे सारे भ्रष्टाचार के आरोप हट गए वो, क्योंकि पार्टी बी के नेता बन गए हैं। जब तक पार्टी ए के नेता थे तब तक तो बहुत भ्रष्टाचारी थे, अत्याचारी थे, बुरे थे। जैसे उन्होंने पार्टी बी ज्वाइन कर ली तो बिल्कुल सर्फ एक्सल से धुलकर उनमें ठप्पा लग गया। तो इस वजह से जो ऐसी गतिविधियां जो हो रही हैं, इस वजह से लोगों का विश्वास राजनीतिक दलों से खत्म होता चला जा रहा है। यकीन मानिए आप लोगों की भी, तमाम लोगों की यही राय होगी। आप देखते भी होंगे भाई फलानी पार्टी के कैंडिडेट हैं, जैसे ही दूसरी पार्टी में पहुंचे, सत्तारूढ़ पार्टी में आ गए, एकदम दूध के धुल गए, एकदम सारे चार्जेस हट गए, ना उनके पास ब्लैक मनी है, ना उनके पास अपार संपत्ति है, कुछ भी नहीं बचा, सब बिल्कुल उन्होंने वाइट कर दिया। तो ये स्थिति जो है ना कहीं जनता के मन से इन राजनेताओं के प्रति विद्वेष भावना को और बढ़ा रही है, कम नहीं कर रही है और बढ़ा रही है। ये लोगों के प्रति, लोगों का जो नजरिया है इनके प्रति, अब नजरिया जो बदल रहा है, लोग समझ रहे हैं इनकी भावना है कि भाई जो जितने भी पार्टी के नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं, दल हैं, ये सिर्फ अपने निज स्वार्थ को देखते हैं, जनता के स्वार्थ को नहीं देखते, जनता के बारे में नहीं सोचते हैं। ये बात आप जानते भी होंगे। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर अगली हेडिंग है आपकी, ये है राष्ट्रीय दल, कि हमारे देश में कितने राष्ट्रीय दल हैं, उनकी बात कही गई है राष्ट्रीय दल के बारे में।
देखिए, अगर विश्व के संदर्भ में हम देखें, विश्व की संघीय व्यवस्था में अगर लोकतंत्र में अगर राजनीतिक दल देखें तो हमें यहाँ पर दो तरह के राजनीतिक दल देखने को मिलेंगे विश्व में। एक तो ऐसे दल हैं जो संघीय इकाइयों में से सिर्फ एक इकाई में अस्तित्व में रहते हैं, या फिर ये एक से ज़्यादा संघीय इकाइयों में अस्तित्व में रहते हैं। भारत में भी यही स्थिति आपको देखने को मिलेगी। भारत में कुछ ऐसे दल हैं जो आपको एक से ज़्यादा राज्यों में फैले हुए मिलेंगे, कुछ ऐसे दल हैं जो केवल राज्यवार समेटे हुए मिलेंगे, केवल राज्य के भीतर ही हैं। तो जो दल केवल राज्य के अंदर अंदर हैं वो राज्य स्तरीय दल माने जाते हैं, और जो दल जो एक से ज़्यादा राज्यों में फैले हुए हैं वो राष्ट्रीय स्तर के दल, राष्ट्रीय पार्टियां मानी जाती हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे पहला पॉइंट कि भारत में कई पार्टियां पूरे देश में फैली हुई हैं और उन्हें राष्ट्रीय पार्टी कहा जाता है या राष्ट्रीय दल कहा जाता है। यानी कि आप लिख लेना इसी में, यानी इनकी सारी इकाइयां राष्ट्रीय स्तर पर तय होने वाली नीतियों, कार्यक्रमों और रणनीतियों को ही मानती हैं। यानी इनकी जो, यानी भारत में जो राष्ट्रीय स्तर के दल हैं, जैसे आप कांग्रेस के मान लें, बीजेपी के मान लें, तो इनकी जो भी नीतियां होंगी, इनकी जो रणनीतियां होंगी, कार्यक्रम होंगे, वो जैसे ऊपर से बनेंगे, यानी हाई कमान, आला कमान के इनके जो नेतृत्व वाले जो लोग बनाएंगे, कमान जो कुछ बनाएंगे, वही नीचे तक अनुसरण करना होगा, और वही अनुसरण हर स्टेट में होगा। ऐसा नहीं है कि हर स्टेट में अलग हो, इनका एक ही रहेगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे बताया गया है कि इनकी सारी जो हैं ये, तो ये तय होने वाली नीतियाँ, कार्यक्रम और रणनीतियाँ, ठीक है, यही सब इन्हीं को मानती हैं ये। ठीक है, इनकी सारी इकाइयाँ, तो आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आपको पता है कि हमारे यहाँ जो राजनीतिक दल कैसे मिलता है राजनीतिक दल का दर्जा, तो सबको पहले पंजीकरण करवाना होता है। पंजीकरण करवाने के बाद कुछ ऐसे प्रावधान बनाए गए हैं जिनके जरिए हमारा चुनाव आयोग ये तय करता है कि कोई दल राष्ट्रीय दल होगा या राज्य स्तरीय दल होगा। ये तय करने का अधिकार चुनाव आयोग के हाथ में है। सबसे पहले तो उन्हें क्या करवाना पड़ता है, पंजीकरण करना पड़ता है निर्वाचन आयोग में या चुनाव आयोग में। तो यहाँ पर चुनाव आयोग में जब पंजीकरण करवा लेते हैं तो कुछ जो मान्यता प्राप्त दल होते हैं, यानी बड़े लेवल के दल होते हैं, उन्हें कुछ विशेष फैसिलिटी भी दी जाती हैं, यानी सुविधाएं भी दी जाती हैं। जैसे बड़े जो दल हैं उन्हें अलग अलग चुनाव चिन्ह दिया जाता है। तो अलग चुनाव चिन्ह जिस चिन्ह का प्रयोग केवल और केवल उन्हीं पार्टी के समर्थित उम्मीदवारों को लिए दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई बीजेपी का क्या है, कमल का निशान है, कांग्रेस का हाथ का पंजा है, तो ये जो चुनाव चिन्ह है ये किन्हें दिया जाएगा, जो बीजेपी या कांग्रेस के समर्थित उम्मीदवार होंगे इन्हें ही ये अधिकृत दिया जाएगा, किसी और को ये चुनाव चिन्ह नहीं मिलेगा। पहली बात ये है। इसके अलावा इन दलों को विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, इस वजह से इन्हें मान्यता प्राप्त दल भी कहते हैं। तो यहाँ पर आप नोट करेंगे इसमें सेकंड पॉइंट कि देश की हर पार्टी को निर्वाचन आयोग में अपना पंजीकरण कराना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं कि बड़े और स्थापित दलों को अलग चुनाव चिन्ह दिया जाता है, जिसका प्रयोग पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार ही कर सकता है। इसी में सेकंड सब पॉइंट कि इस विशेषाधिकार और कुछ अन्य लाभ प्राप्त वाली पार्टियों को मान्यता प्राप्त दल कहते हैं। सेकंड सब पॉइंट हो गया। तो आपने ये चीजें देख ली। यहां पर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हमारे यहाँ ये कैसे तय होगा कि भाई कोई दल राष्ट्रीय दल है या नहीं है, कोई दल राज्य स्तरीय दल है या नहीं है, ये कौन सा पैमाना है। इसके जरिए हम ये तय करेंगे कि भाई फलाना दल राष्ट्रीय स्तर का है और फलाना दल राज्य स्तरीय है। तो यहां पर बताया गया है, देखिए, जब कोई पार्टी राज्य विधानसभा में के चुनाव में पड़े कुल मतों का 6%, राज्य विधानसभा में जो राज्य विधानसभा का चुनाव हुआ है तो उसमें जो भी वोट पड़े हैं उसमें जो जितने वोट पड़े उनका 6% या उससे ज़्यादा हासिल कर लेता है और कम से कम 2 सीटें अपनी निकाल ले जाता है, 2 सीटों पर जीत दर्ज कर लेता है, तो उसे अपने राज्य में राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिल जाती है। यानी कि ये जो बताया गया है ये राज्य स्तरीय दल की बताई गई है। राज्य स्तरीय दल जो है, राज्य स्तरीय दल के लिए क्या अर्हता है, क्या पैमाना है जिसके जरिए जो है राज्य स्तरीय दल का दर्जा मिलता है, तो बताया गया है कि भाई राज्य स्तरीय दल के लिए होने के लिए क्या चाहिए, हमें कम से कम उसे अपने राज्य में 2 सीटें निकाल ले जाए, या फिर ठीक है, यानी कम से कम 2 सीटें निकालें, और इसके अलावा जो सीटें जो निकली हों उनमें जो भी जितना वोट पड़ा है, यानी जितना वोट पड़ा है उसके राज्य में, उन वोट का कम से कम 6% से ज़्यादा उसे मिल जाए। तब ऐसे में क्या है, उसे राज्य स्तरीय दल का दर्जा दिया जाएगा। तो ये राज्य स्तरीय दल की मान्यता है। थर्ड पॉइंट में लिख लेना राज्य स्तरीय दल के लिए, ये पूरा यहां से लेकर यहां तक आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, वैसे तो बहुत सारी और भी इसमें है जो है कंडीशन। यहाँ पर जो मेनली ये वाली कंडीशन है ये अक्सर पूछ ली जाती है, यही वाली कॉमन जो कंडीशन है। वैसे तो अगर हम आपकी लक्ष्मीकांत वाली बुक उठा के देखेंगे तो वहां पर तो स्टैंडर्ड कंडीशन में लगभग 4 कंडीशन दी हुई है, 4 क्यों 5 कंडीशन दी हुई हैं।
लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर कंडीशन जो है यहाँ पर केवल एक यही कॉमन कंडीशन के रूप में दिखाई गई है। अब बात कर लेते हैं चौथी कंडीशन जो है आपकी, यानी चौथा पॉइंट जो है ये है आपका जो है आपका राष्ट्रीय दल का। तो राष्ट्रीय दल के लिए कैसे बनते हैं, तो यहाँ पे बताया गया है कि भाई अगर कोई दल लोकसभा चुनाव में पड़े जो कुल वोट हैं अथवा 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में पड़े कुल वोटों का 6% हासिल कर लेता है और लोकसभा के कम से कम 4 सीटों पर जीत दर्ज करता है, तो उसे कैसी राष्ट्रीय दल का दर्जा दे दिया जाता है। तो चौथा पॉइंट आप पूरा यहाँ से लिख लेना कि भाई अगर कोई दल लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वोट का अथवा 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में पड़े कुल वोटों का 6% हासिल कर लेता है और लोकसभा के चुनाव में कम से कम 4 सीटों पर क्या है जीत दर्ज करता है, तो उसे राष्ट्रीय दल का दर्जा दे दिया जाता है। यानी लोकसभा चुनाव में जितना वोट पड़ा है 4 राज्यों के अंतर्गत, यानी 4 राज्यों की विधानसभा के अंतर्गत या 4 राज्यों के अंतर्गत, तो उसका 6% उसे मिल जाता है या फिर उसकी 4 सीटें निकल जाती हैं तो उसे राष्ट्रीय दल का दर्जा दे दिया जाता है। तो ये कंडीशन आपने लिख ली होगी। तो ऐसे ये कंडीशन है। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि हमारे यहाँ कि भाई राष्ट्रीय स्तर पर जो दल हैं वो कितने दल हैं। देखिए अगर बात करें आपके देश की, तो हमारे देश में जो 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ इसकी शाम तक हमारे देश में 7 राष्ट्रीय पार्टियां थीं। यानी 2019 का चुनाव की जो स्टार्ट हुआ है उसकी शाम तक हमारे देश में कितनी थी, 7 राष्ट्रीय पार्टियां थीं। तो 7 राष्ट्रीय पार्टियों का जिक्र यहाँ पर किया गया है। कौन कौन सी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, तो यहाँ पर ये लिख लेना, इसमें अगला पॉइंट 5वां पॉइंट कि इस वर्गीकरण के हिसाब से सन 2017 में देश में 2019 के चुनाव तक लिख लेना, देश में 7 राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त दल थे। कौन कौन से हैं, अब देखिए इसमें पहला आपका जो दल है ये है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, स्थापना 1 जनवरी 1998। और देखिए इनके नाम वगैरह में पूरा इनका कौन कौन से नेता हैं, क्या विचारधारा है, ये सब लिखने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, केवल ये दल लिख लीजिए, दल कौन से हैं। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस स्थापना कब हुई है, 1 जनवरी 1998 को। वर्तमान में आप जानते ही हैं, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ममता बनर्जी इसे लीड कर रही हैं और वही सब है यहाँ पर। देखिए सब जो जितने भी दल हैं, सब दल जो उनकी आइडियोलॉजी है उस आइडियोलॉजी से इतर कार्य करते हैं। ये बात आप अच्छे से जानते हैं, सब दिखाते हैं धर्मनिरपेक्षता, फलानी निरपेक्षता, ये निरपेक्षता। लेकिन यकीन मानिए कुछ पार्टियों को ही छोड़कर, यानी कुछ आपकी जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां उन्हें छोड़कर बाद बाकी जो स्थानीय स्तर की जो पार्टियां हैं, स्थानीय स्तर से राष्ट्रीय स्तर में पार्टियां कन्वर्ट हुई हैं, उनके स्पष्ट एजेंडे नहीं हैं। जैसे ये तृणमूल कांग्रेस वाला है, तृणमूल क्या है कि केवल और केवल बंगाल तक ही सिमट कर रह गई है। कहने को तो है राष्ट्रीय स्तर का दल, लेकिन कहीं ना कहीं इनका जो नीतिगत एजेंडा है वो वही बंगाल वाला ही है। इनकी सोच जो है सोच राष्ट्रीय स्तर की नहीं हो पाई है, ये बात आप देखते होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला दल है, ये भी है आपका बहुजन समाजवादी पार्टी, सेकंड दल। अब देखिए ये काशीराम के नेतृत्व में 1984 में बना था। अब इसका एजेंडा वही है। इसका एजेंडा क्या है, बहुजन समाज में जो आपकी दलित, आदिवासी, पिछड़ी जातियां हैं, धार्मिक अल्पसंख्यक वगैरह हैं, तो इन्हें मुख्य धारा में लेके आना, इनके लिए विशेष प्रयास करना। इसके अलावा इनकी पार्टी में साहू महाराज हैं, महात्मा फुले, पेरियार रामास्वामी नायकर, बाबा साहब अम्बेडकर, तो इन लोगों को शिक्षाओं को इनसे प्रेरणा मिलती है। यानी इन लोगों के मुद्दों, यानी इन लोगों को ये ऊपर रखते हैं, यानी इनका प्रेरणा स्रोत मानते हैं पार्टी का। ठीक है, अब देखिए मेनली ये पार्टी जो उन्हीं राज्यों में सक्सेसफुल है जहां पर जो इस तरह के लोग हैं, यानी कि बहुजन समाज रहता है, बहुजन समाज में दलित आदिवासी लोग रहते हैं, तो उन्हीं राज्यों में सक्रिय है। जैसे एमपी हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, यूपी हुआ, उत्तराखंड, इन्हीं राज्यों में सक्रिय भी है। तो ये जो पार्टियां हैं इनके बारे में आप अच्छे से जानते होंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर फिर से मैं वो रिपीट कर रहा हूँ कुछ पार्टियों के बारे में जो मैंने बोल रहा हूँ। जैसे ये आपकी बीएसपी वाली पार्टी हुई, ये पार्टियां क्या है कि केवल ये इनका जो एजेंडा है केवल इसी एजेंडे तक अटक के रह जाते हैं लोग। ये राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां तो बन गई हैं, लेकिन इससे ऊपर ये नहीं सोच पाते हैं कभी कभी, ये आप देखते होंगे। यानी हमेशा ये कुछ पार्टियां जो होती हैं वो एक ही एजेंडा पकड़े रहती हैं, जबकि जो बड़ी पार्टियां जैसे बीजेपी या कांग्रेस है उनके पास राष्ट्रीय स्तर का भी एजेंडा होता है। यानी बेशक उनके अपने अपने कुछ नीतिगत एजेंडे अलग हों, कुछ उनके सामाजिक एजेंडे अलग हों, लेकिन फिर भी उनके पास राष्ट्रीय स्तर का एजेंडा होता है। तभी आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जब भी केंद्र में सरकार बनती है वो इन्हीं 2 दलों में से किसी की होती है। तो वही रीजन है बनने का, क्योंकि इनके पास राष्ट्रीय स्तर का एजेंडा है। तो देखिए ये इतना लिखना नहीं है, केवल आप इनके पास समझ लीजिए। अगला दल है बहुजन समाजवादी पार्टी और 1984 में फॉर्म हुआ था ये। तीसरा है आपका बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है अपने नामकरण से पूर्व इसका जो गठन हुआ था वो भारतीय जनसंघ के रूप में हुआ था और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसका गठन किया था 1951 में। 1980 में यानी 1980 में इसे जो है बीजेपी में फॉर्म कर दिया गया। ठीक है,
और ये वही पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जो विचार हैं अंत्योदय वाले, उन विचारों पर आधारित है, ऐसा ये बोलते हैं। और कुछ इनकी जो है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद वाली भावना है, यानी हिंदुत्व वाली, साफ साफ लिखा हुआ है किताब में, इस भावना से ओतप्रोत हैं ये लोग। तो यहाँ पर इसने वही बताया गया, पार्टी जम्मू और कश्मीर के क्षेत्रीय और राजनीतिक स्तर पर इसने प्रयास किया कि भाई वहाँ पर जो विशेष दर्जा मिला हुआ है उस दर्जा को खत्म किया जाए। इसके अलावा समान नागरिक संहिता बनाने पर, धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए पक्ष में रही है ये। तो ये सब इनकी विशेषताएं बताई गई हैं। 2019 का ये बताया गया कि 2019 में प्रचंड बहुमत के साथ 303 सीटें ये जीतकर सत्ता में आई हैं। देखिए ये सब राजनीतिक दल जो है, इनके बारे में इनका इतिहास हम ज़्यादा नहीं लिखेंगे, केवल हम ये जान लेते हैं कब फॉर्म हुआ। और ये बीजेपी वाला जो है, बीजेपी वाले से संबंधित पूछा गया है एक बार क्वेश्चन कि भाई किससे निकला है ये। भारतीय जनसंघ को बाद में 1980 में बीजेपी में कन्वर्ट कर दिया गया, भारतीय जनता पार्टी बना दिया गया। मेनली ये शुरुआत में स्टार्टिंग में क्या था, भारतीय जनसंघ के रूप में था, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसे 1951 में फॉर्म किया था, गठित किया था। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला दल है आपका, ये जो अगला दल है, अब चौथा दल आएगा, ये है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई, 4th नंबर का दल है, 1925 में गठित है। ये मार्क्सवाद, लेनिनवाद, कार्ल मार्क्स की फिलॉसफी आप जानते होंगे, लेनिन जो है यानी जो रूस की क्रांति के जो थे प्रणेता, तो ये इसमें धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, ये सब चीज़ें हैं। यानी कि मेनली जो कम्युनिस्ट वाले लोग हैं वो खास करके खेतिहर मजदूरों, किसानों और गरीबों को आगे बढ़ाने के लिए ये इन्हें उपकरण मानती है। यानी ये पार्टी की, इनकी विचारधारा ये कहती है कि लोकतंत्र को मजदूर वर्ग, किसानों और गरीबों के हितों को आगे बढ़ाने का एक उपकरण ही मानती है। यानी कि यहाँ पर लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र का विकास तभी साकार होगा जब ये लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर बताया गया है कि 1964 में इनकी फूट हो गई, फूट की वजह से सिकुड़ता चला गया दल, और ये अभी वर्तमान में दल केरल, पश्चिम बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तक ही सीमित रह गया है। तो आपने केवल ये फॉर्म कर लीजिए कहाँ से कहाँ पे बना है और विचारधारा कहाँ से कहाँ तक है, ये थोड़ा सा ये इसमें ये लिख लेना है यहाँ पर थोड़ा सा लाइन। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट है, उन्हें मैं लाइन अंडरलाइन कर दे रहा हूँ कि मार्क्सवाद और लेनिनवाद। देखिए कार्ल मार्क्स और लेनिन की जो फिलॉसफी है उसके बारे में क्लास 9th की हिस्ट्री है, वहाँ पर मैं बता चुका हूँ आपको ऑलरेडी। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला दल है सीपीआई एम, मार्क्सिस्ट, यानी जो मार्क्सवादी विचारधारा है उसके समर्थक हैं। यानी ये भी उनका जो है सेम एजेंडा है, कुछ बातों को लेकर ये डिफर है इनसे, कुछ बातों को लेकर ये अलग है। ये आपका कौन सा दल आएगा, ये 5वें नंबर का है, तो आप लिख लेना 5वां दल है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, 1964 में फॉर्म हुई है। यानी मार्क्सवाद और लेनिनवाद का मिला जुला रूप है यहाँ पर। तो यही सब बातें हैं यहाँ पर। यानी यह पार्टी क्या है भाई, देखिए मैं एक बात फिर से बोल रहा हूँ, सभी के वही एजेंडे मिलेंगे आपके कि हम सामाजिक आर्थिक न्याय ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन हकीकत से आप सब वाकिफ हैं। हर आदमी यहाँ पर जो कहता है नेता, यानी नेता केवल यानी यहाँ पर नेता सिर्फ और सिर्फ लेता ही लेता है, कुछ देता नहीं है जनता को। यानी अब अगर चुनाव जीत जाए तो फिर दर्शन भी नहीं देता है, ऐसे करके आपने सुनी होंगी कहावतें, व्यंग भी सुने होंगे। तो यहाँ पर कहने के लिए तो सब ने अपनी अपनी बातें कि हमारी ये बातें हैं वो बातें हैं, लेकिन हकीकत में अगर आप देखेंगे तो हर आदमी, हर पार्टी अपनी अपने एक उद्देश्य है, निज हित या निज स्वार्थ को लेकर चलती है, ये हकीकत है। और इस हकीकत से आप सभी लोग वाकिफ हैं। देखिए कुछ लोग मुझसे इस बात को लेकर नाराज रहते हैं कि सर आप लोग पढ़ाते समय जो है किसी दल की बुराई मत किया कीजिए, लोकतंत्र की बुराई मत किया कीजिए, लेकिन हकीकत है उससे तो हमारी मुंह थोड़ी ना मोड़ सकते हैं। हकीकत को तो आपको सुनना ही पड़ेगा। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, जो आपके सामने वर्तमान में परिप्रेक्ष्य में जो चीज़ें चल रही हैं, चीज़ें घटित हो रही हैं, उन सबको आप देखते आ रहे हैं, तो आपको पता भी होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि भाई ये सब चीज़ें आपके, देखिए ये सब जो मैं डिस्कस करता हूँ काफ़ी बार क्या होता है, अगर यूपीएससी इंटरव्यू की तरफ हम थोड़ा उठा के देखें और आप देखें किसी अभ्यर्थी का इंटरव्यू, तो काफ़ी बार वहाँ पे मुद्दे गर्मा गर्म बहसें जो है, काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है आपके पॉलिटिक्स को लेकर भी पूछे जाते हैं कि भाई वर्तमान में जो पॉलिटिक्स है उसका स्वरूप कैसा चल रहा है, क्या वास्तव में जो पार्टियों की विचारधारा है वो आज अपनी विचारधारा के अनुरूप कार्य कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, तो वहाँ भी पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप लोग इतना जो हाइपर मुझ पर हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, वो गर्म होने से काम नहीं चलेगा। क्या आप ऐसे इंटरव्यू के पैनल में भी गर्म हो जाएंगे उन लोगों पर? नहीं होंगे ना। वहाँ पर आप अपनी राय रखेंगे, अपने जवाब देंगे। तो यहाँ पर आप जो चीज़ें हैं उन्हें एनालिसिस करके, उनका विश्लेषण करके समझिए, ठीक है। अब अगला दल आता है आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखिए 6वां दल है ये। अब बात करें इसके बारे में, आप अच्छे से जानते हैं 1885 में फॉर्म हुआ है, और लेकिन विभाजन इसमें कई बार हुआ। ए.ओ. ह्यूम ने इसे फॉर्म किया था। मेनली ये यहाँ पर नेहरू परिवार का यहाँ पर जो है बोलबाला रहा है इसमें, गांधी परिवार यानी नेहरू परिवार जो है, तो जवाहरलाल नेहरू के बाद इसमें जो है इंदिरा गांधी का बोलबाला रहा, इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी, पूरी लीगेसी चली आ रही है। और अक्सर करके ये कांग्रेस पार्टी जो रही है, इसे वाकई में काफ़ी बार
जो है देश का आधार भी माना जाता है, देश की राजनीति का आधार भी माना जाता है, क्योंकि सबसे पुराना दल है। और यकीन मानिए आज़ादी की लड़ाई में इसने एक महती भूमिका निभाई थी, एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी देश को सूत्रबद्ध करने में। तो इस वजह से लोगों का कहीं ना कहीं, अगर जो देश में कोई आप देखते होंगे प्रॉब्लम आती है या फिर देश में कुछ भी जो भी घटित होता है या फिर, तो लोगों के पास अंतिम विकल्प के रूप में कांग्रेस रहती है कि भाई हम अब कांग्रेस को ही समर्थन देंगे। वो अलग बात है कि भाई कांग्रेस अभी वर्तमान में अपनी कुछ नीतियों की वजह से अभी जो डाउन चल रही है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं रहता है। देखिए आप हमेशा ये समझिए, कोई पार्टी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। मान लीजिए कोई पार्टी नीचे जा रही है तो कुछ सालों बाद ऊपर भी आती है। तो ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कोई पार्टी अभी जो सत्ता में, देखिए आपको अगर याद होगा बीजेपी भी 14 साल का अज्ञातवास काट के आई है, ठीक है। यानी अगर हम बात करें, बीजेपी 14 का बोल गया, शायद 14 का, हाँ 14 का ही है लगभग, 14 साल का अज्ञातवास काट के आई बीजेपी। तो ऐसे ही यानी पार्टियां जो होती हैं एक लंबे समय तक नहीं आ पाती हैं। तो ये सब उतार चढ़ाव आते जाते रहते हैं। तो काफ़ी बार क्या होता है, जो समर्थक होते हैं लोग, जैसे आप में से भी कुछ समर्थन करने वाले होंगे, कुछ लोग बीजेपी के समर्थन में होंगे, कुछ कांग्रेस के समर्थन में होंगे, तो इन्हें आप पर्सनली ले लेते हैं। यानी हमें पर्सनली नहीं लेना है कि भाई कि हम इनके बहुत ज़्यादा प्रबल समर्थक हैं तो ऐसा किसी ने ऐसे क्यों बोल दिया। नहीं, विचारधारा अपनी एक अलग जगह है, आपके जो मुद्दे हैं आप उन मुद्दों पर भी ध्यान दीजिए। यानी अगर आप छात्र स्तर पर देखें तो आप अपने रोजगार की बात कीजिए, मेरा तो मानना यही है। तो यहाँ पर वही बात कही गई है कि भाई ये जो दल है ये एक लिबरल वाला है, कि ना तो ये वामपंथ में आ जाता है और ना ही दक्षिण पंथ में आ जाता है। वामपंथ और दक्षिण पंथ दोनों की आप अवधारणा जानते होंगे। वामपंथ की अवधारणा ये है कि भाई जो पुराना सिस्टम चला आ रहा है और मान लो पुराना सिस्टम आज अगर कारगर नहीं है तो उसे चेंज किया जाए, प्रबल रूप से चेंज किया जाए। मतलब उसके लिए हमें कोई हीला हवाली ना करनी पड़े। ये मानते हैं कि हम तत्काल जो परिवर्तन करना है एकदम तत्काल परिवर्तन हो, चाहे वो हिंसा के साथ हो या कुछ भी हो, परिवर्तन तो परिवर्तन करना है। दक्षिणपंथी जो लोग हैं, दक्षिणपंथी लोग खास करके मान्यताओं में बंधे हुए हैं, सांस्कृतिक रीति रिवाजों में बंधे हुए हैं, इसलिए उन्हें दक्षिणपंथी कहा जाता है। इसके बारे में देखिए डिटेल्ड में मैंने बताया भी है इनके बारे में। आप अगर लक्ष्मीकांत वाली किताब से मेरे स्टैंडर्ड वीडियो देखेंगे तो वहाँ पे आप जानेंगे वामपंथी क्या है, दक्षिणपंथी क्या है। यहाँ पर केवल मैं झलक दिखा दे रहा हूँ। तो कांग्रेस जो है वो मध्यस्थ वाली पार्टी है, मध्य मार्गी वाली पार्टी है। ना तो इसने वामपंथ को ही अपनाया, ना ही दक्षिणपंथ को अपनाया, एक मिडिल रास्ता निकाला। इसने कोशिश की भाई दोनों के बीच एक सेतु बनाने की, ताकि दोनों की विचारधारा को से बीच का रास्ता निकले और देश आगे चल सके। तो यहाँ पर वही बात बताई गई है, 2019 में 52 सीटें मिली, ये सब हुआ, ठीक है। अगली पार्टी जो है आपकी 7वें नंबर की पार्टी है यहाँ पर, ये है नेशनल कांग्रेस पार्टी। इसका फॉर्म जो हुआ था 1999 में हुआ था, वही सब विचार, ठीक है। तो आप केवल यहीं तक लिख लेना। अब देखिए ऐसे करके यहाँ पर ये तो आपके थे राष्ट्रीय स्तर के दल। अब क्षेत्रीय दल हैं। क्षेत्रीय दल का मतलब आप जानते होंगे राज्यीय दल, राज्य स्तरीय दल, जिनके बारे में आपने ऊपर जिक्र कर लिया कि भाई राज्य स्तरीय दल के लिए कैसे मान्यता मिलती है, कैसे चुने जाते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि भाई 7 पार्टी के अलावा अन्य सभी प्रमुख दलों को निर्वाचन आयोग ने राज्यीय दल के रूप में मान्यता दी है। इन्हें आमतौर पर हम इन्हें क्षेत्रीय दल भी कहते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि भाई अपने क्षेत्र तक सीमित रहे हो। जैसे कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो एक क्षेत्र से हटकर दूसरे क्षेत्र में भी उन्होंने चुनाव लड़ा है। जैसे समाजवादी पार्टी का नाम लिया गया है, आरजेडी का नाम दिया गया है, यानी इन्होंने अपने राज्य के अलावा भी दूसरे राज्य से अपने उम्मीदवार उतारे हैं। बीजू जनता दल है, ये सब बताया गया है इनमें। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि केवल अपने राज्य तक सीमित रही है, इन्होंने भी अपनी पार्टी का प्रचार करने के लिए, पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न राज्यों से अपने उम्मीदवार उतारे। तो ये सब बातें बताई गई, लेकिन मेनली क्या है, ये राज्य स्तरीय दल है। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि भाई क्षेत्रीय दल की भूमिका क्यों यहाँ पर प्रबल होती जा रही है। देखिए आपने देखा होगा 1977, अगर हम थोड़ा इतिहास में के झरोखे में पीछे जाएं और आपातकाल के बाद की स्थिति देखें, तो आपातकाल के बाद की स्थिति ये बनी थी कि देश में मिलीजुली सरकारों का बोलबाला हुआ था। यानी क्षेत्रीय दलों से की सरकारें जो थी, इन सरकारों ने जो है मिलजुल कर सरकारें बनाई थी, और उन सरकारों की वजह से कांग्रेस की जो भूमिका थी वो कहीं ना कहीं कम होती चली गई थी। आपको ये भी याद होगा कि लगभग देश आज़ाद होने के बाद प्रथम जो चुनाव हुआ, उससे लेकर लगभग 4 चुनाव तक लगभग कांग्रेस यानी केंद्र में भी रही और सभी राज्यों में भी बनी रही। तो इस वजह से कोई डिस्प्यूट वगैरह वो जो थे वो ज़्यादा होते नहीं थे। आपने देखा भी होगा, इससे पूर्ववर्ती जो अध्याय मैंने पढ़ाए हैं वहाँ पर आपने देखा था कि वहाँ पर लीडर यानी केवल इंदिरा गांधी या फिर जो भी थे उनके लीडर, उनकी सुनी जाती थी। राज्य स्तरीय जो लीडर उनकी नहीं सुनी जाती थी। इस बात से भी लोग खपा थे। तो लोगों ने फिर क्या हुआ कि क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। क्षेत्रीय दलों के उदय होने से क्या हुआ, क्षेत्रीय स्तर के मुद्दों में फिर बाढ़ आ गई, क्षेत्रीय स्तर के मुद्दे भी उभर कर आए।
और क्षेत्रीय स्तर के जब मुद्दे जब उभरे तो क्षेत्रीय स्तर के दलों ने अपनी ताकत को पहचाना, तो फिर ये हुआ कि भाई कांग्रेस जैसे जो दल थे, बड़े दल थे, इन्हें भी पटकनी दे दी, इन्हें भी चित कर दिया, कह सकते हैं इन्हें भी जो है साइड में धकेल दिया। तो कहीं ना कहीं 2014 तक क्या है, किसी एक राष्ट्रीय दल की लोकसभा में बहुमत नहीं रहा है। परिणाम स्वरूप जो राष्ट्रीय दल हैं वो क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करने को मजबूर हुए हैं। तो ऐसे करके क्षेत्रीय दलों की जो भूमिका है वो कहीं ना कहीं प्रभावी हुई है। लेकिन बहुत बार तक क्षेत्रीय दल जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावी लोकतांत्रिक सरकार चलाने के लिए सक्षम नहीं माने जाते हैं। रीजन यही है क्योंकि इनकी जो नीतिगत एजेंडा है वो केवल और केवल अपने क्षेत्र से और अपने जो है निज हित उनसे ज़्यादा जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय स्तर का एजेंडा इनके पास नहीं है। वहीं जो बड़े दल हैं, खास करके मैंने बताया जैसे अभी आपके सामने 2 बड़े दल हैं, बीजेपी और कांग्रेस, ये आपको मानना पड़ेगा, तो इनके पास राष्ट्रीय स्तर का एजेंडा है। जबकि अगर छोटे किसी दल से बात करें क्षेत्रीय स्तर के, तो हो सकता है वो अपने राज्य के बारे में सोच ले, हो सकता है राज्य के अलावा वो अपने पड़ोसी राज्य के बारे में सोच ले, लेकिन वो राष्ट्रीय स्तर के एजेंडे पर आके कहीं ना कहीं उसकी राय जो है एकदम अलग हो जाएगी। तो इसीलिए लोगों का विश्वास आज भी बड़े दलों पर ही है। राष्ट्रीय स्तर के जब भी मुद्दे आते हैं तो हमेशा वो बड़े दलों को ही वोट देते हैं। अब देखिए क्षेत्रीय पार्टियां आप सब देख पा रहे हैं जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी हैं। देखिए मैं धीरे धीरे करके वीडियो को नीचे स्लाइड से यहाँ पे मूव कर रहा हूँ ताकि आप पढ़ लें खुद। यहाँ पर मैं नाम नहीं बताऊंगा कौन से राज्य से कैसे हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में 3 हैं, हर राज्य बाद यहाँ पे दिया गया है विवरण, और कौन कौन से राज्य में कौन कौन से हैं, पंजाब में कौन कौन से हैं, हरियाणा में कौन कौन से हैं, दिल्ली में कौन कौन से हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का बड़ा जोर शोर से यहाँ लिखा हुआ है, देख रहे होंगे आप। तो ऐसे करके भाई दलों का ये सब पूरा विवरण दिया हुआ है, 1 बाय 1 करके मैं यहाँ पे दिखाता जा रहा हूँ आप, ठीक है। तो ये फलानी जगह के दल हैं। आप अपने अपने राज्य के दलों से अवगत होंगे अच्छे से, बहुत बहुत अच्छे से अवगत होंगे। तो बहुत अच्छे से अवगत जब हैं तो यहाँ पर इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, यानी इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये सब बातें तो हो गई, क्षेत्रीय दलों की बात हो गई, ये सब बातें हो गई। अब बात करते हैं राजनीतिक दलों की चुनौतियाँ। अब देखिए ये बात आप अच्छे से जानते हैं कि राजनीतिक दल भी कहीं ना कहीं एक अपनी खुद की राजनीति से प्रभावित हैं। खुद की राजनीति का मतलब आप समझ रहे हैं कि भाई परिवारवाद, भाई भतीजावाद, तो इन सब से वो भी प्रभावित है। नेपोटिज्म जिसे हम कहते हैं, तो नेपोटिज्म की भावना इन राजनीतिक दलों में भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा विस्तारित है। आप देखते होंगे कि भाई एक बड़े नेता का बेटा है, अब उसे आता जाता कुछ नहीं है, उसे किसी का समर्थन प्राप्त भी नहीं है, लोग उसे लाइक भी नहीं करते, क्योंकि बड़े नेता का बेटा है तो भाई वो भी बड़ा नेता ही बनेगा। तो ये चीज़ें भी आप शेष में देख पा रहे होंगे। और देखिए यहाँ पे मैं किसी पार्टी के नाम नहीं लूँगा, अच्छे से जानते होंगे, खास करके यूपी, बिहार, MP, राजस्थान, यहाँ पर ये आप इन सब दलों का, इन सब चीज़ों का बोलबाला है। क्योंकि मेरी तो नज़र में यही आसपास के जो राज्य हैं, इन्हीं राज्यों का भ्रमण किया हुआ है, तो ये भी पता है मुझे। अब बाद बाकी राज्यों की क्या स्थिति है वो भी आप लोग जानते होंगे। तो मोस्टली इन राज्यों में क्या होता है, क्षेत्रीय दलों में यही होता है, परिवारवाद हावी है, परिवारवाद हावी है, कहीं जातिवाद हावी है। कुछ दल ऐसे बने हुए हैं जो जातिगत आधार पर एक दूसरे को आपस में समेटने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि चूंकि दल ही लोकतंत्र का सबसे ज़्यादा प्रकट रूप है, इसलिए यह स्वाभाविक है कि लोकतंत्र के कामकाज की गड़बड़ियाँ के लिए कुछ लोग राजनीतिक दलों को ही दोषी ठहराएं। पूरी दुनिया में लोग इस बात से नाराज हैं कि राजनीतिक दल अपना काम ठीक ढंग से नहीं करते हैं। ये बात अच्छे से आप जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है भाई राजनीतिक दल किस तरह से काम नहीं कर रहे हैं। अब जैसे ये एक व्यक्ति दिखाए गए हैं, ये कार्टून है, ये एक इटली के प्रधानमंत्री हैं बर्लुस्कोनी। तो ये इटली के बड़े व्यवसायी थे, 1993 में ये मतलब जीत कर आ गए। तो ऐसे करके आप देख पा रहे हैं बड़े व्यवसायी हैं, तो इन्होंने पूरा प्रसारण अपने कब्जे में ले लिया, बड़ी बड़ी जो मीडिया चैनल थे अपने कब्जे में ले लिए। तो आप समझ सकते हैं वो कठपुतली की तरह दिखाए गए हैं कि भाई ये जो मीडिया चैनलों के वायर हैं मतलब खींच रहे हैं, तो ये क्या है, कठपुतली की तरह मीडिया चैनल नाच रहे हैं। जैसा कि वर्तमान में भारत में भी ऐसा ही होता है कभी कभी। अब देखते हैं यहाँ पर बाधाएं क्या क्या आती हैं। पहली बाधा ये आती है कि भाई लोकतंत्र का ना होना, पार्टी के अंदर कोई लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र का मतलब ये है कि आपने देखा है कि भाई कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर क्या होता है, पार्टियों के अंदर भी चुनाव होता है। पार्टियों के अंदर जो पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं वो चुनाव करते हैं, वोट डालते हैं कि ये उम्मीदवार हम खड़ा करेंगे। जबकि भारत में स्थिति ये नहीं है। भारत में क्या है कि हर पार्टी में उनके कुछ हाई कमानी यानी आला कमान वाले नेता बैठे हुए हैं, ठीक है, तो उन्हीं की बात मानी जाती है। जैसे मैं एग्जांपल ले सकता हूं, जैसे कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में गांधी परिवार यहाँ पर सबसे ऊपर रहता है, यानी कि सोनिया गांधी या राहुल गांधी जो डिसीजन कर देती हैं या प्रियंका गांधी जो डिसीजन कर देती हैं वही डिसीजन मान्य होता है। तो ऐसे में बाद बाकी कार्यकर्ता क्या चाह रहे हैं, पार्टी के सक्रिय सदस्य क्या चाह रहे हैं, उनकी बात को इतना ज़्यादा यहाँ पर तवज्जो नहीं दी जाती है। वहीं बीजेपी की बात कर लेते हैं। अब आप ये कहेंगे बीजेपी की बात नहीं की, बीजेपी की स्थिति यही है। बीजेपी में आज स्थिति में केवल 2 ही लीड चेहरे हैं यहाँ पर। आप जानते होंगे कि हमारे माननीय PM और उनके सलाहकार
या फिर हम अपने गृह मंत्री बोल सकते हैं अमित शाह जी, तो इन दो लोगों की ही वहाँ पर चलती है। यानी ये ऐसा नहीं है कि इन पार्टियों में नहीं, हर जगह की यही कंडीशन है। यानी हर पार्टियों में कुछ ना कुछ टॉप लेवल पर कुछ लोग होते हैं जिनकी ही बात जो है पूरी पार्टी में चलती है। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि भाई यहाँ पर पार्टी के अंदर कोई लोकतंत्र नहीं होता है। अब लोकतंत्र नहीं होता है तो यकीन मानिए ये पार्टियाँ कुछ नेताओं के हाथ में सिमट कर रह जाती हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जब कुछ नेताओं के हाथ में सिमट कर रह गई तो यहाँ पर जो होना चाहिए वो हो नहीं रहा है। अब आप समझ सकते हैं, यानी यहाँ पे बताया गया कि इनके कोई आंतरिक चुनाव नहीं होते, कार्यकर्ताओं से सूचनाएं साझा नहीं की जाती, यानी ये अपने हिसाब से जैसा करना चाहते हैं वैसा होता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो फैसले लिए जाते हैं या फैसले जो होते हैं, तो यहाँ पर बताया गया है ये फैसले जो होते हैं कभी ना कभी दिक्कत भी देते हैं। यानी पार्टी के सिद्धांतों और नीतियों से निष्ठा की जगह नेता से ही निष्ठा ही ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पे बन के रह जाती है। बिल्कुल सही बात है, यानी यहाँ पे पार्टी से निष्ठा नहीं रह जाती है, फिर नेता से ही निष्ठा रह जाती है। जैसे एग्जांपल दे सकता हूँ आज की डेट में, जैसे आपके देश में कुछ ऐसे राजनीतिक व्यक्तित्व हैं जो किसी पार्टी से बंधे हुए नहीं हैं। यानी अगर वो कल पार्टी भी अपनी छोड़ दें तो भी जनता उनकी समर्थन में वोट दे देगी। जैसे अभी वर्तमान में एक चेहरा आपके सामने, अब आप ये कहेंगे मैं फिर से नाम ले रहा हूँ, जैसे आपके प्रधानमंत्री जी हैं, अभी ये मान लो पार्टी छोड़ भी दें, ये कहते हैं कि हम बीजेपी से अलग हो रहे हैं, तो वो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे भी कुछ राजनीतिक व्यक्तित्व होते हैं जिन्हें पार्टी से मतलब नहीं है, उनके अपना ही एक अपना व्यक्तित्व बन जाता है, लोग उसे फेवर करते हैं। तो वही चीज़ें यहाँ पर है कि पार्टी के सिद्धांतों नीतियों से निष्ठा की जगह ये नेता से निष्ठा हो जाती है लोगों की, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है। तो ये चीज़ें भी यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो इस वजह से यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारे राजनीतिक दल जो हैं वो स्पष्ट रूप में या निष्पक्ष रूप में कार्य नहीं कर पा रहे हैं। तो सेकंड पॉइंट ये नोट कर लेना आप। तीसरी चुनौती है वंशवाद वाली। अब भाई तीसरी चुनौती में देखिए ये सब पॉइंट के रूप में करना नोट, ठीक है, पहले के सेकंड में कर लेना। वंशवाद आप अच्छे से जानते हैं, वंशवाद हर पार्टी में रहा है और खास करके क्षेत्रीय दलों में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है कि भाई चचा विधायक है हमारे, कहावत सुनी होगी, चचा विधायक है हमारे, भाई चाचा विधायक हो जाते हैं तो चाचा से लेकर उनके 4 पुश्तों तक, मतलब रिश्तेदार, बुआ के, फूफा के, जो मतलब सब लगा लेते हैं हम विधायक। ये आप देखते होंगे खास करके यूपी बिहार में तो ये प्रचलन यानी कि बहुत ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ें आप देखते होंगे। तो ये जो वंशवाद वाली भावना है, तो वंशवाद वाली भावना की वजह से जो रियल जो पीपल हैं जो किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, वाकई में मेहनत करते हैं, वो छूट जाते हैं। वही होता है कि भाई किसी नेता का बेटा है, उसे लोग जानते तक नहीं है, अब चूंकि बड़े नेता का बेटा है मजबूरी है लोगों की समर्थन करना, तो भाई वोट देते हैं, उसे वो जीत कर आ जाता है, जबकि वो ना जनता के बीच में रहा है, ना जनता के मुद्दों को जानता है, अनुभवहीन है। तो ऐसे करके यहाँ पर बताया गया है। लेकिन फिर भी भाई वो वंशवाद वाली भावना आ जाती है, पार्टी के भाई भतीजे हैं, बेटा है उनका, ठीक है, नाती है, पंती है, जो भी है, तो ऐसे करके इन्हें भाई टिकट मिल गया है। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं ये हमारी राजनीति को यहाँ पर साफ और स्वच्छ नहीं होने देती हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब ये लोग चुन चुन के परिवारवाद वाले आएंगे तो क्या ये लोकतंत्र चलाएंगे? ये तो परिवार तंत्र हो गया। यानी ये तो परिवारवाद जब हावी होगा, ऑब्वियस सी बात आप सोच सकते हैं किसी भी राजनीतिक दल में अगर परिवारवाद हावी होगा तो क्या वो लोगों के मुद्दों को उठाएंगे? क्या वो लोगों की भावनाओं को कद्र करेंगे? नहीं करेंगे। वो केवल अपने निज हितों के बारे में सोचेंगे। वही चीज़ें आप देख भी रहे होंगे। अब तीसरी चुनौती में क्या आ रहा है, यहाँ बताया गया तीसरी चुनौती दलों में है। दलों में तीसरी चुनौती कैसी है बताई गई है। यहाँ पे खासकर बताया गया है कि भाई चुनाव के समय पैसा और आपराधिक तत्वों की बढ़ती घुसपैठ की, यानी कि ये हर जगह होता है, हर पार्टियों में होता है। थर्ड पॉइंट तीसरी चुनौती के रूप में कि भाई आपराधिक व्यक्तित्व वाले जो लोग हैं, आपराधिक छवि वाले लोग हैं, उन्हें पार्टियों में समेटा जाता है। क्यों समेटा जाता है? क्योंकि भाई बाहुबली टाइप लोग हैं, उनका अपने अपने क्षेत्र के दादा टाइप लोग हैं, उन्हें मालूम है कि भाई एक इशारा कर देंगे तो पूरा जनता वोट वहीं डाल के आएगी। तो ऐसे करके जो पैसा है इलीगल तरीके से वो इकट्ठा करते हैं, आपराधिक व्यक्तित्व वालों को बढ़ावा देते हैं। ये सब चीज़ें आप हर पार्टी में देखते हैं। ऐसी कोई दूध की धुली पार्टी नहीं है आज की डेट में जिसमें आपराधिक व्यक्तित्व के लोग ना हों। आपके सामने एग्जाम्पल हैं, नमूने भी हैं, सब लोग जानते हैं। सभी पार्टियों में यही हाल है, ये मैं प्रबल तरीके से कह सकता हूँ। और आप देखते भी होंगे, अखबार में पढ़ते भी होंगे, जब कोई बड़ा कांड होता है, जब बड़ा कुछ हो जाता है, जब छुपाया नहीं छुपता है, तब वो अखबार में आता भी है, ये फलानी पार्टी के नेता थे, ये फलानी पार्टी के नेता थे। आप देखते होंगे, पढ़ते होंगे ये सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों को स्वच्छ और साफ नहीं होने दे रही हैं। चौथी बात यहाँ पे बताई गई है विकल्पहीनता की स्थिति की है। विकल्पहीनता की स्थिति का मतलब समझ रहे हैं आप? विकल्पहीनता का मतलब ये है कि भाई लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं है, विकल्प ही नहीं है कि भाई हमारे पास विकल्प क्या होना चाहिए जिसकी वजह से हम कोई दूसरी सरकार चुन सकें। इस सार्थक विकल्प का मतलब होता है कि विभिन्न पार्टियों की नीतियों और कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण अंतर हो। अब चूंकि महत्वपूर्ण अंतर ना होने की वजह से लोग क्या कर पाते हैं, लोगों को लगता है कि विकल्प ही नहीं। जैसे आपने देखा होगा कि सन 2019 के चुनाव में
लोग जैसे मैं देखिए फिर से मैं आप ये मत कहना कि भाई बीजेपी की बुराई कर रहे हैं, अब पहले बढ़ाई करते हैं फिर बुराई करते हैं। बीजेपी के बारे में तमाम अखबार वालों ने तमाम जो जगह तो यही बात कही गई कि भाई बीजेपी अब सत्ता में है, अब इसको अपोजिशन में खड़ी होने के लिए कोई विपक्षी नहीं है, कोई विपक्षी पार्टी नहीं इतनी मजबूत नहीं है, क्योंकि सारी पार्टियां अपने अपने राजनीतिक हितों को देख रही थी, क्षेत्रीय स्तर पर विभक्त थी। जब कोई पार्टियां ही बड़ी स्तर पर नहीं है तो मजबूरी थी लोगों की, तो लोगों ने बीजेपी को ही वोट दिया, तो बीजेपी फिर से प्रचंड बहुमत में आ गई। तो ये हकीकत है, जब विकल्प नहीं होता है, विकल्प ना होने की स्थिति में लोगों की मजबूरी हो जाती है और लोग फिर उसी दल को चुन लेते हैं। यही पार्टी के भीतर भी होता है, पार्टी के भीतर भी यही है कि पार्टी के भीतर कुछ लोग मान लीजिए 50 साल से पार्टी में कार्य करते आ रहे और 50 साल से कार्य करते करते पूरी पार्टी में ही उन्होंने अपना जीवन निकाल दिया। अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उस पार्टी को ना तो वो छोड़कर जा सकते हैं और ना ही उस पार्टी से वो जो है वहाँ पर विरोध दर्ज करवा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप देख पा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर अगली बात यहाँ पर बताई गई है, यहाँ पर ये है दलों को कैसे सुधारा जा सकता है। अब यहाँ पे बात कही गई है कि भाई दल जो हैं वो कैसे सुधारे जा सकते हैं, कि ऐसा कुछ हो जिसके जरिए हमारे जो है वो दल सुधर जाएं। आप अपनी राय दीजिए कि भाई दल कैसे सुधर सकते हैं, कुछ पॉसिबल हो जिसके जरिए दल सुधारे जा सकते हो। तो यहाँ पर पहला मुद्दा तो यहाँ बताया गया है दल को सुधारने के संदर्भ में। यहाँ पर पहला मुद्दा आपका ये कहा गया है, यहाँ पर यानी यहाँ पे कहा गया है कि राजनीतिक दल सुधारने को तैयार हैं। सबसे पहले पूछा गया कि वास्तव में हम जो राजनीतिक दल सुधारने की बात कर रहे हैं क्या वो तैयार हैं। अब ये भी एक अपने आप में बड़ी बात है कि भाई राजनीतिक दल अगर सुधरने के लिए तैयार नहीं है फिर उन्हें सुधार कौन सकता है। दूसरी बात, आप लोगों के माइंड में एक बात और आती होगी कि भाई वो कानून बनाकर भी सुधार सकते हैं इन्हें। अब देखिए, अब खुद सोचने वाली बात है, कानून बनाएगा कौन? कानून बनाने वाले लोग तो वही हैं, राजनीतिक दलों के ही लोग हैं, कानून तो वही बनाते हैं। तो भाई जब कानून वही बनाते हैं तो सुधरने की बात ही नहीं आती है फिर तो। यानी कोई राजनीतिक दल ऐसा नहीं है ये जो अपने गले में घंटी खुद बांध लेगा, अपने पैरों में बेड़ियां खुद बांध लेगा। सभी लोग स्वतंत्र रहना चाहते हैं, सभी लोग जो है जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। तो क्या कोई राजनीतिक दल ऐसा करेगा, कोई ऐसा कानून स्ट्रिक्ट कानून बनाएगा कि भाई जिससे कि जो लोकतंत्र है वो स्वच्छ और साफ हो? ऐसा नहीं होगा। ये बात आप अच्छे से जानते हैं या आप अच्छे से समझते भी हैं। तो वही सब चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं कि भाई कुछ तो तरीका होगा जिसके जरिए हम यहाँ पर इसमें कुछ सुधार कर पाएंगे। अब चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है, कैसे कैसे यहाँ पर किया गया है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताया गया है लोकतांत्रिक व्यवस्था में आखिरी फैसला राजनेता ही करते हैं जो विभिन्न राजनीतिक दलों को प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जब राजनेता ही फैसला करते हैं तो आप सोच सकते हैं कि भाई तमाम जो कानून है, स्ट्रिक्ट कानून, वो इस वजह से बन नहीं पाते। फिलहाल में हमारे देश में एक कानून बनाने का प्रयास भी किया गया जिसके तहत दल बदल कानून लाया गया, एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया। जैसे बताया गया है कैसे सुधारा गया इसके जरिए। आपको याद होगा कि हमारे यहाँ 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985, तो इसके जरिए क्या हुआ, एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया। ठीक है, यानी हमारे संविधान में इसके जरिए राजनीतिक दल जो एक दल से दूसरे दल में परिवर्तन कर देते थे तो इनके लिए कुछ प्रावधान बनाए गए और हमारी संविधान में एक नई अनुसूची 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और इस अनुसूची में, इस अधिनियम को यहाँ पर जो मान्यता दी गई वो दल बदल कानून कहा गया। पुनः इसमें फिर से हमने सुधार किया और अब सुधार किया 91 में संविधान संशोधन के जरिए। 91वां संविधान संशोधन नियम जो था 2003 में लाया गया, जिसके जरिए इसमें पुनः सुधार किया गया। यानी 10वीं अनुसूची में कुछ चीज़ें थी उन्हें फिर से हमने घटाया बढ़ाया, तो ऐसे करके हमने दल बदल कानून लेकर आए। तो यहाँ पर वही बात, पहला पॉइंट लिख लेना कि विधायकों और सांसदों को दल बदल करने के लिए रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया गया। ठीक है, तो ये किया क्यों गया कि आपने देखा होगा कि उस समय जो था कंडीशन जो थी उस समय 1985 में, तो तब ये लोग पार्टियां यानी बनना गिरना बहुत प्रबल आधार पर था। तो इस वजह से ये कानून लाया गया कि तमाम लोग जो अपने निजी स्वार्थ के लिए एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में घुस जाते हैं तो उन पर प्रतिबंध लगाया जा सके, यानी उन्हें डिस्क्वालीफाई किया जा सके। तो ऐसे करके इस कानून से बहुत हद तक जो है कहीं ना कहीं लगाम लगी। लेकिन पुनः 91वां संविधान संशोधन सन 2003 जब कर दिया गया तो इसमें कुछ चेंजेस किए गए। चेंजेस के अनुरूप यहाँ पे कुछ चीज़ें जो होती हैं वो चेंज की गई। उस यहाँ पर जो पहले की जो कंडीशन थी उन्हें बदला गया। यहाँ पे अब कहा गया कि भाई अगर इतने उम्मीदवार से ज़्यादा उम्मीदवार आते हैं तो उन्हें जो है डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। ऐसी कुछ कंडीशन हुई। तो यहाँ पर देखिए, इस चैप्टर से संबंधित अगर आपको वीडियो देखना है तो आप जो आपकी पॉलिटी है, लक्ष्मीकांत वाली पॉलिटी, उसका चैप्टर नंबर 76 आप देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने डिटेल में डिस्क्राइब किया है इसे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पहला पॉइंट तो आपने ये लिख लिया होगा। दूसरा पॉइंट ये है कि भाई उच्चतम न्यायालय के कुछ यहाँ पर हमारे यहाँ फैसले हैं। उच्चतम न्यायालय ने पैसे और अपराधियों का प्रभाव कम करने के लिए आदेश जारी किया, जिस आदेश के तहत उम्मीदवार को जो है अपनी
हर संपत्ति का और अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों का ब्यौरा एक शपथ पत्र के माध्यम से देना अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, यानी आप लिख लेना सेकंड पॉइंट, उच्चतम न्यायालय ने पैसे और अपराधियों का प्रभाव कम करने के लिए एक आदेश जारी किया, जिसके तहत हर उम्मीदवार को क्या करना है, अपने खिलाफ जो कोई आपराधिक मामला चल रहा है या फिर अपनी संपत्ति जितनी है उन सभी के खिलाफ, उन सभी के लिए क्या है, एक शपथ पत्र भर के देना है कि हमारे पास इतनी संपत्ति है और हमारे खिलाफ ये कोई केस चल रहा है, इसका भी जजमेंट आना बाकी है। तो ये कुछ चीज़ें कर दी गई, लेकिन फिर भी ये सब चीज़ें क्या रोक पाई? नहीं रोक पाई। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है भाई, चुनाव आयोग ने भी एक आदेश जारी किया कि भाई जो इनकम टैक्स रिटर्न है सभी दलों को भरना जरूरी है। तो ये सब चीज़ें हुई यहाँ पर। अब देखते हैं यहाँ पर क्या क्या और सुधार यहाँ पे होने बाकी हैं। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि राजनीतिक दलों के आंतरिक कामकाज को व्यवस्थित करने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए, ये एक्सपेक्टेड है। अब यानी यहाँ पर कहा गया है कि राजनीतिक दलों का जो आंतरिक कामकाज है, अंदर का जो कामकाज है, चाहे उम्मीदवारों के चयन की बात हो या कुछ हो, उनके लिए कानून बनाया जाना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि कानून बनाएंगे? नहीं बनाएंगे, क्योंकि ऐसा कानून बनाने से क्या होगा, जो आला कमान के नेता हैं उनकी भूमिका कम हो जाएगी। तो वो नहीं, कभी नहीं चाहेंगे कुछ इस तरह का कानून बने कि उनकी पार्टियों को भी निगमित किया जाए, समझे। तो ये तो कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। ये केवल सुझाव हैं, सुधार के लिए कुछ सुझाव दिए जाते हैं, सुझाव के तहत हैं ये कि कुछ सुझाव हैं। देखिए यहाँ पर अगला पॉइंट आप कुछ इस तरह से लिख लेना, ये तो 3 पॉइंट अमूमन हो गए जो गवर्नमेंट ने सुधार किए वो बता दिए गए। अब अगला पॉइंट यहाँ चौथा पॉइंट आप डाल लेना कि यहाँ पे लिख लेना राजनीतिक दलों में सुधार के लिए सुझाए गए कदम। कौन कौन से कदम है? पहला कदम है कि राजनीतिक दलों के आंतरिक कामकाज को व्यवस्थित करने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर वही सब बताई गई है कि भाई किस तरह से यहाँ पे फॉर्मल कानून बनाया जाए जिसके जरिए पार्टी के अंदर कोई विवाद होता है, उम्मीदवार वगैरह चुने जाने होते हैं, तो उनको पूरा निपटारा किया जा सके। अगला यहाँ पे एक्सपेक्टेड बताया गया है कि भाई महिलाओं के लिए करीब 1/3 टिकट ये रिजर्व किए जाएं। राजनीतिक दल महिलाओं को एक खास अनुपात में वरीयता दें, करीब 1/3 जरूर टिकट दें अपने, यानी अपनी अपनी पार्टियों को ये यहाँ पे लागू कर दिया जाए कि हर पार्टी में से कम 1/3 महिलाएं जो है उम्मीदवार के रूप में उतारी जाएंगी, ये यहाँ पे कर दिया जाए। तो ये बात यहाँ पे कही गई। तीसरी बात ये कही गई कि चुनाव का खर्च जो है वो सरकार उठाए। सरकार अगर चुनाव का खर्च उठाएगी तो एक लिमिट में उठाएगी। इसकी वजह से क्या होगा, जो धन का जो अपवर्जन होता है, धन आप देखते होंगे हद से ज़्यादा धन खर्च किया जाता है, खरीद फरोख्त होती है वो रुक जाएगी। तो ये बताया गया। अब देखिए वही एंड में निष्कर्ष ये दिया गया है कि भाई राजनीतिक दलों ने अभी तक इन सुझावों को नहीं माना है, और अगर इन्हें मान लिया जाए तो संभव है इनसे कुछ सुधार भी हो, यानी एक्सपेक्टेड है, यानी कह तो सब बातें दी गई हैं लेकिन मानी कुछ भी नहीं गई हैं। अब देखिए वही सब बातें यहाँ पे लिखी गई हैं, किताब ये खुद एक्सेप्ट कर रही है कि कोई भी ऐसा कानून राजनीतिक दल खुद नहीं बनाएंगे जिससे उनके गले में यानी उनके हाथों में या फिर हाथों में हथकड़ी लग रही हो, इस तरह का कानून नहीं बनाएंगे। आप समझ रहे हैं, यानी कोई राजनीतिक दल ये नहीं चाहेगा कि भाई ऐसे कोई जटिल कानून बनाए जाएं जिससे राजनीतिक दलों का दबदबा कम हो जाए या राजनीतिक दलों पर अंकुश लग जाए। ऐसे कानून वो कदापि नहीं बनवाएंगे, यही बात बताई गई है, यानी यही कहा गया है। इसके अलावा राजनीतिक दल खुद भी ऐसा कानून पास करने के सहमत नहीं होंगे जिसे वे पसंद नहीं करते। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 2 और तरीके हैं जिससे राजनीतिक दलों को सुधारा जा सकता है। अब देखिए पहला बात यह है कि भाई यहाँ पर पहला तरीका ये है कि राजनीतिक दलों पर लोगों का दबाव बनाया जाए। दबाव कैसे? यानी कि आप जवाब पूछिए उनसे, आप सवाल करिए। यानी ऐसा नहीं है कि आप केवल आंख बंद करके किसी को फॉलो ही करते जा रहे हैं, जी नहीं, आप उनसे जवाबदेही बनिए, यानी आप उनसे जवाब मांगिए कि आपने जो काम किया है क्या वास्तव में वो काम हुआ है या नहीं हुआ है, आप जवाब मांगिए। तो इन तरीकों के जरिए आप जो है राजनीति को सुधार सकते हैं। तो यहाँ पर 5वां पॉइंट लिख लेना, यहाँ लिख लेना 2 और तरीके हैं जिनसे राजनीतिक दलों को सुधारा जा सकता है। पहला सब पॉइंट यहाँ पे पहला क्या है, राजनीतिक दलों पर लोगों द्वारा दबाव बनाना, यानी उनसे जवाब मांगना कि भाई आपने किया तो कैसे किया। दूसरी बात यह है कि कुछ मान लेते हैं हर समाज में अच्छे लोग होते हैं, अच्छे लोग अगर हैं तो भाई वो राजनीति में जाएं। ठीक है, यानी दूसरा तरीका यहाँ पर यह है कि सुधार की इच्छा रखने वालों का खुद राजनीतिक दलों में शामिल होना चाहिए, जिसकी वजह से अगर मान लीजिए कोई ऊंचे पद पर पहुंच जाता है तो वो पहुंचकर कहीं ना कहीं देश का भला कर सके। लेकिन व्यवहार में सब पॉसिबल नहीं है, ये बात आप सब जानते हैं। तो देखिए ऐसे करके हमारा जो ये मुद्दा था, देखिए हर मुद्दे, देखिए पॉलिटी में जितने सारे मुद्दे आएंगे वहाँ पर आपको कुछ खामियां भी देखने को मिलेंगी, यानी कि कुछ जो है यहाँ पर आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट भी देखने को मिलेंगे, कुछ नेगेटिव भी देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको दोनों ही एस्पेक्ट देखने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको केवल एक ही एस्पेक्ट से देखते जाएं, केवल आप पॉजिटिव एस्पेक्ट देखते जाएं, नेगेटिव को दरकिनार कर दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको दोनों ही नज़रियों को यहाँ पर देखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं आपको जितना आपने सुना है, जितना आपने समझा है, ये सारी चीज़ें आपके सुनने और समझने से क्या होगा, आपको लिखने में काम आएंगी। यानी आप जब
मेंस का आंसर राइटिंग करेंगे तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपके माइंड में जब होंगी तो आप एक प्रभावी निबंध या प्रभावी आंसर आप लिख पाएंगे। तो आई होप आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। देखिए आप आज का वीडियो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आई होप आपके जो पॉलिटी के जो बचे हुए वीडियो है वो आपको 2 से 3 दिन में आपके क्लियर कर दिए जाएंगे। 2 से 3 दिन में आपके बचे हुए 2 वीडियो है वो भी आपको मिल जाएंगे क्लास 10th के। इसी के साथ आपकी क्लास 10th भी पूरी हो जाएगी। तो आप लोग बने रहिए चैनल के साथ।